हाय दिस इज वेक एंड यू आर टू माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है भाई, चलिए वो मैटर नहीं करता चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो चाहे आप बीकॉमर्स के स्टूडेंट हो। बस आपका जो सेमेस्टर है वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ में से होना चाहिए। आप आराम से ये सीरीज पूरी पूरी देख सकते हो। बस एक जरूरी सूचना भाई, ये जो चैप्टर हम चल रहे हैं, मतलब ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं आज, वो है चैप्टर नंबर 4, प्राइसिंग और मटेरियल का नाम का। ठीक है, हाँ जी। तो इस बार जो जिसका पेपर है ना, मतलब सेमेस्टर 4 के जो स्टूडेंट है, एक बार चेक कर लेना आपकी सिलेबस में शायद थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर नहीं है, इस सिलेबस में से कटे हुए चैप्टर 2। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो पूरी सीरीज है वो आपके हिसाब से पूरी पूरी जनरल है, पूरे आप देख सकते हो आराम से। बस जो फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है, आज कॉस्ट अकाउंटिंग का जिनका पेपर है, तो उसमें थर्ड चैप्टर और जो फोर्थ चैप्टर, मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था कि वो वाला चैप्टर आपके लिए नहीं है, फोर्थ चैप्टर में भी बता रहा हूँ ये वाला चैप्टर आपके लिए नहीं है। प्राइसिंग और मटेरियल कॉस्टिंग जो चैप्टर है दोनों, ये दोनों आपके सिलेबस में कटे हुए हैं। मैंने बुक चेक करी तो उसमें था ही नहीं। आपके में सेकंड चैप्टर के बाद सीधा पांचवा चैप्टर आएगा जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। सिंपल, हाँ जी। तो आप चाहो तो ये थर्ड चैप्टर और फिर मतलब ये जो फोर्थ चैप्टर है ये स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा सर कि इंपॉर्टेंट होता है। कोस्टिंग अगर आप सीख रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग सीख रहे हो, तो फिर ये वाला चैप्टर मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ नहीं सीखा। तो ये चैप्टर भी सीख लो, सबसे बेस्ट रहता है। ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर है, आप आराम से कर लोगे। सिंपल सर, चलिए फिर तो जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से भाई, क्योंकि उनके में मतलब थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर नहीं है, सीधा आपके में आएगा सीधा पांचवा चैप्टर, जिसको हम जो जॉब पोस्टिंग बोलते हैं। मतलब जो मैं पांचवा चैप्टर करवाऊंगा वो आपकी बुक का तीसरा चैप्टर होगा। बाकी सबके लिए ठीक है भाई, आराम से देख सकते हो, चाहे आप डी हो चाहे gnू हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैं जो ड्यूएसएल के स्टूडेंट है उनमें थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है वो सिलेबस में से कटा हुआ है थोड़ा। फिलहाल देखते चालू होते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है सर प्राइसिंग और मटेरियल। हमने पिछली बार हमने निकाला था मटेरियल निकालना, कि मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। अब उसकी हमें प्राइसिंग भी सीखनी है। मतलब मटेरियल का मतलब क्या है कि हमें सीखना है कि जो स्टॉक है वो कितना हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसकी कितनी यूनिट्स हमारे पास बची हुई है वो सीखना है। और प्राइसिंग मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस है वो कितना बचा है हमारे पास, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो कितनी बची है हमारे पास वो चेक करना है। मतलब सीधी बात, हमें यहाँ पे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की कितनी यूनिट्स है और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है हमारे पास, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे। समझ में? हाँ जी, यानी यहाँ पे आपको लेजर बनाना है, स्टोर लेजर, जिसके अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैलकुलेट करोगे। सिंपल सर, निकालोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए इस चैप्टर के अंदर मेनली आपके पास कितने तरीके हैं सर? 12 तरीके। तो 12 तरीके में से 12 के 12 मैं सिखाने वाला हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तरीके जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो मैं निशान लगा दूंगा कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे जो लीफो मेथड है, ये लीफो हो गया, फीफो मेथड हो गया, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार आते हैं, बहुत ज्यादा बार चांसेस आने के लिए, तो फिर ये वाले इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते आते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा न्यूमेरिकल्स की। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये एग्जाम में आते ही नहीं, पूछा ही नहीं जाता, वो सूंघता भी नहीं है इस क्वेश्चन को। समझ में? तो एक्चुअल कोर्स जो मेथड है वो आपको खाली समझना है, पढ़ना है एक बार, लेकिन उसके बाद लेट गो करने दें। सिंपल, बढ़िया, मतलब छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कर लोगे आराम से। चालू करते हैं। फिलहाल 12 मेथड में से सबसे पहला मेथड आता है सर, कौन सा मेथड है? एक्चुअल कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड क्या होता है? वेयर द मटेरियल आर परचेज्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए जब मटेरियल खरीदा जाता है, एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल इज चार्ज ऑन दैट जॉब, यानी जो एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल है वो उस जॉब पे चार्ज किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक्चुअल कॉस्ट मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट मेथड क्या कहता है, जब आप कोई मटेरियल खरीद रहे हो तो वो मटेरियल जो होता है वो नॉर्मली बेसिकली हर काम के लिए यूज होता है, जो भी ग्राहक आएगा खरीदने के लिए उसको आप वो सामान बेच दोगे। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट मेथड केवल तब लगता है जब आपने जो मटेरियल खरीदा है वो केवल एक स्पेसिफिक जो जॉब होती है उसको परफॉर्म करने के लिए जो होता है एलिजिबल होता है। यानी कि उसका अगर कोई क्लाइंट आता है जो बोलता है मेरे को यही स्पेसिफिक जॉब करवानी है, उस पे अगर आप चार्ज करते हो, उसको अगर माल बेचते हो, तभी ये वाला मेथड लगेगा, वरना नहीं लगेगा। और ज्यादातर कंपनियां इस मेथड को यूज करती नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल हर किसी बंदे को बेच देती है। तो ये वाला मेथड मतलब कि जो एक्चुअल लाइफ होती है उसमें अप्लाई होता ही नहीं, समझ में? क्योंकि ये मटेरियल अलग से रखा जाता है स्टोर करके। जैसे मान लो मेरे पास परचून की दुकान है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा गांव एरिया है ना उसमें केवल मेरी इकलौती दुकान है और मैं परचून की दुकान रखता हूँ, यानी कि मैं दाल चीनी ये सब चीजें बेचता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, जो मेरे पास बंदे हैं ना या फिर जो मेरे पास लोग आते हैं वो बोलते हैं भाई पूरे गांव में एक इकलौती दुकान है, तो फिर आप परचून की दुकान के साथ ना कुछ स्टेशनरी का सामान भी रखा करो, पेन कॉपी ये सब चीजें, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाए। तो मैं वो भी सामान रख लेता हूँ। लेकिन वो जो स्टेशनरी का सामान है क्या वो हर कोई खरीद पाएगा? नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, केवल उन्हीं के पेरेंट्स खरीदेंगे। समझ में? हाँ जी। तो फिर ये जो पर्टिकुलर आइटम होता है वो केवल पर्टिकुलर लोग ही खरीदते हैं, तो इस वजह से मेरे को इनको अलग से सेपरेट बना के रखना पड़ता है, बाकी सामान से मेरे को अलग रखना पड़ता है, उनकी स्टोरेज अलग करनी पड़ती है, उनकी वैल्यूएशन अलग करनी पड़ती है। समझ में? हाँ जी, क्योंकि मैं पर्टिकुलर जॉब पे बेचता हूँ वो सामान, इसी वजह से। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये जॉब मतलब एक्चुअल कॉस्ट मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड जहां पे पर्टिकुलर आइटम कोई खरीद रहे हो तब वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट मेथड। सिंपल से। चलिए, इसकी दो खासियत है। पहली खासियत क्या है? स्टोर्ड सेपरेटली। यहाँ पे जितना भी सामान होता है उसको आपको सेपरेटली स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए अलग से ही आपको क्या करना पड़ता है? एक स्टोर रूम बनाना पड़ता है, वेयर हाउस बनाना पड़ता है, ताकि उस सामान को स्टोर कर पाओ। बाकी सामान के साथ, नॉर्मली चीजों के साथ नहीं बिकता वो सामान। सिंपल। चलिए, यूज्ड ओनली
इशूड ओनली टू दैट पर्टिकुलर जॉब, यानी कि जो वो सामान है केवल एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही इशू किया जा सकता है, बाकी और किसी काम के लिए भी वो सामान इशू नहीं किया जाएगा। सिंपल सर। मुबारक हो, आपने पहला कॉस्टिंग का मेथड सीख लिया जिसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट मेथड। सिंपल सर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाना है एग्जाम के लिए तौर पे, ठीक है, इसको बोलते हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है? इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास एक वेयर हाउस है जहां पे मैं सामान स्टोर करता हूं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है जो भी सामान पहले आएगा आपके पास, जैसे ए बी सी, आपके पास 3 सामान कैटेगरी है, आप 3 सामान बना के बेचते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपने मंगाया मान लो ए, तो सबसे पहले ए को स्टोर करो अपने पास, फिर आपने मंगाया बी, तो बी को स्टोर करो अपने पास, फिर आपने मंगाया सी, तो सी को स्टोर कर लो अपने पास। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है सबसे पहले कौन आया था हमारे पास? बी, तो ये माल पुराना हो गया, सड़ने की या फिर खराब होने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, बल्कि इसमें जाएगा मतलब इस मकान मतलब इस सामान के, ठीक है, तो आपका ये वाला जो सामान है वो जल्दी खराब होने के चांसेस है, लेकिन ये वाला सामान जो है अभी भी आया है तो इस वजह से खराब जल्दी नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आपको बेचना है तो कौन सा बेचोगे? ये ए वाला। सबसे पहले किसको बेचा जाएगा? ए, यानी कि जो पहले आया पहले उसको आउट करो, जो पहले इन हो रहा है फर्स्ट इन जो हो रहा है उसको पहले आउट किया जाएगा, फर्स्ट आउट किया जाएगा, समझ में? फिर उसके बाद अगर ए बिक गया तब हम बी सामान बेचना चालू करेंगे और उसके बाद हम सी सामान बेचना चालू करेंगे। सिंपल से, यानी जो फर्स्ट आ रहा है उसको फर्स्ट बेचा भी जाएगा, यानी जो पहले आएगा उसको पहले बेचा जाएगा, पुराना स्टॉक जो होगा उसको पहले निकाला जाता है और जो नया स्टॉक होता है उसको रखते हैं अपने पास। सिंपल से, ये वाला सामान का मेथड कौन यूज करते हैं? ये लोग परचून की दुकान वाले, जो क्या बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स होते हैं, उनके केस में यूज किया जाता है। कौन से गुड्स के केस में? जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो खराब होने वाली वस्तु होती है जल्दी, उनके केस में। जैसे दूध वाले दुकान वाले वो क्या करते हैं, जो सामान पहले आया, जैसे मान लो दूध की मतलब दूध है अलग अलग टाइम पे आता है, एक दूध आया मान लो 11 तारीख को एक बैच, दूसरा बैच आया मेरे पास 12 तारीख को, दूसरा बैच आया 13 तारीख को, और आज मान लेते हैं 14 तारीख है। तो 14 तारीख को अगर कोई कस्टमर आता है और मेरे से बोलता है भैया एक थैली दूध दे दो या फिर एक बैच दूध दे दो, एक पैकेट दूध दे दो मेरे को पूरा पूरा, ठीक है, तो मैं कैसे बेचूंगा? सबसे पहले कौन सा बेचूंगा? 13 तारीख वाला, 12 तारीख वाला या फिर 11 वाला? मेरे को पता है अगर मैंने पहले 13 वाला बेच दिया तो 12 और 13 11 वाला बिकेगा, यानी तो हो सकता है जो 11 वाला है ये पुराना है तो ये खराब हो जाए, तो इस वजह से मेरे को सबसे पहले कौन सा बेचना पड़ेगा? 11 वाला, यानी जो पहले आया था पहले वो सामान बेचना पड़ेगा। इस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे, ठीक है भाई, आगे चलते हैं, समझिए। अब भाई इसके एडवांटेज क्या है, इसकी दिक्कतें क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो तो जब हम चैप्टर समझेंगे या फिर जो मतलब की कंसेप्ट है उसको समझेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। सिंपल से, लेकिन पहले इससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने के बाद आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि ये मेथड काम कैसे करता है और किस तरीके से वर्क करता है, समझ में? जिसके बाद आराम से आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ पाओगे। सिंपल से, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है फीफो मेथड की। तो क्वेश्चन कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द 2004 अगस्त मतलब अगस्त 2004 में एक ब्रश कंपनी है कोई, हैड ए स्टॉक, उसके पास स्टॉक है, कितना स्टॉक है? 10,000 ब्रशेस का, यानी कि उसके पास पहले से ही ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना हुआ? 2000 मतलब 10,000 ब्रश, वैल्यूड एट 10 रुपए ईच, हर एक ब्रश की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, यानी कि कंपनी के पास माल कितने का पड़ा है? 10,000 यूनिट पड़ी है, 10 रुपए का एक है, यानी कि 1 लाख का माल उसके पास पड़ा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का हमारे पास। फर्दर परचेज आर एज फॉलो, इस तरीके से उन्होंने और भी सामान खरीदा है, फर्दर परचेज किया है और इशू किया है शॉप मतलब शॉप को माल, इस तरीके से इस तरीके से, यानी कि ये सामान उसने बेचा है कंपनी ने और ये सामान खरीदने की डिटेल दे रखी है, बेचने और खरीदने की दोनों की डिटेल दे दी। तो बताइए प्रिपेयर स्टोर लेजर यूजिंग फीफो मेथड, यानी फीफो मेथड का यूज करके आपको क्या बनाना है? स्टोर लेजर, यानी कि आपको पूरी अकाउंटिंग करनी है, सामान कैसा आया, कैसे रखा हमने अपने पास और किस तरीके से हम बेच रहे हैं। सिंपल सर, यानी अच्छा इसी मेथड के अंदर स्टोर लेजर बनाने के बाद 3 चीजें और पूछ सकता है इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे। वो बोल सकता है निकालिए क्लोजिंग यूनिट, क्या बताइए? क्लोजिंग यूनिट, यानी कि साल के एंड में कितनी यूनिट आपके पास सामान बचा। दूसरी चीज वो बोल सकता है आपसे निकालिए क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि साल के एंड में कितने का सामान बचा, यानी जो यूनिट बची वो कितने का सामान बचा, उसका प्राइस क्या होगा, मतलब कॉस्ट क्या है उसकी, समझ में? तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है बताइए क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक तो हो गया, बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ठीक है, कितने का सामान आपने बेचा या फिर कितने का सामान आपने इशू किया। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात, चालू करते हैं, समझिए ध्यान से। स्टोर लेजर बना रहा हूं मैं, यहाँ पे हो गया सर सबसे पहले डेट, उसके बाद थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, चलिए तो सबसे पहले डेट हो गई, डेट के बाद आपको यहाँ पे बनाना है रिसिप्ट्स, आपको सामान जो मिला, उसके बाद इशू जो आपने सामान बेचा, उसके बाद बैलेंस जो आपके पास बाकी सामान बैलेंस बच गया। सिंपल सर, हर एक उसके अंदर आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। पहला यूनिट का, वो कितनी यूनिट सामान आपने खरीदा, उसका प्राइस क्या था और उसकी वैल्यू क्या थी टोटल। उसके बाद फिर से यूनिट का अकाउंट, उसका प्राइस क्या था जो आपने सामान बेचा और उसकी वैल्यू कितने की थी, कितने का सामान आपने बेचा। चलिए
यूनिट का काउंट, कितनी यूनिट आपके पास सामान बचा हुआ है, उसका प्राइस क्या है, और वैल्यू कितने का सामान वो आपके पास बचा हुआ है। सिंपल। इसको बोलते हैं हम क्या, स्टोर लेजर। क्या बोलते हैं सर, स्टोर लेजर। कौन सा मेथड का यूज कर रहा हूं मैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सिंपल सर। सॉरी, शुरू करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज करके हमको बनाना है स्टोर लेजर। तो चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से ही पड़ा हुआ था। ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है ना भाई, कितना, 10,000 यूनिट पड़ी है, वो भी एक यूनिट कितने की, 10 रुपए की। यानी हमारे पास कितने का सामान पड़ा हुआ है, 1,00,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। समझ में, ठीक। तो कौन सी तारीख को, अगस्त की पहली तारीख को, तो 2004 की अगस्त, सॉरी ऊपर लिख देता हूँ, अगस्त 2004 में पहली तारीख को हमारे पास सामान पड़ा है। तो नाम मैंने खरीदा भी ना, मैंने अभी कुछ बेचा, लेकिन फिर भी हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, तो फिर उसको मैं लिख दूंगा 10,000 यूनिट पड़ी है, एक का प्राइस 10 रुपए, यानी टोटल सामान जो पड़ा है मेरे पास वो कितने का है, 1,00,000 का। सिंपल था, आसान था, बहुत अच्छे। अब समझिए, ये है डेट्स। डेट्स में सबसे पहले मैंने सामान खरीदा या बेचा वो चेक करो। सबसे पहले 7 तारीख आती है, फिर 16 तारीख आती है, सॉरी पहले 7, फिर 14, फिर 16, फिर 24, फिर 28, इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 7 तारीख को हमने 4,000 ब्रशेस परचेज किए। ये इशू परचेज वाला सारा अमाउंट, ये सेल वाला अमाउंट है सारा। तो 7 तारीख को हमने क्या किया, 7 अगस्त को 4,000 ब्रशेस 12.5 रुपए के भाव में हमने बेचे। चलिए, तो बेचे नहीं, परचेज करें, सॉरी। तो रिसिप्ट में क्योंकि सामान परचेज करें तो पैसा सामान आएगा, और जब सामान आएगा तो कहां पे लिखूंगा मैं, रिसिप्ट में। कितनी यूनिट्स आई है मेरे पास, 4,000 यूनिट्स। एक यूनिट का भाव कितना था, 12.5, यानी कि एक यूनिट का प्राइस था 12.5, यानी टोटल मैंने कितने का सामान खरीदा, तो निकाल लेते हैं एक बार। 4,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12.5 के हिसाब से मैंने सामान खरीदा टोटल 50,000 रुपए का। सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा। सिंपल। अब इसको हमें क्या लिखना है, इसको, सॉरी ये लाइन तो रहेगी, ये लाइन जरूरी है भाई, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करती है हर ट्रांजैक्शन के बीच में। चलिए, हमने 50,000 का सामान खरीदा। अब देखो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा, सामान कितना बचेगा, तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा, 10,000 का। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 10,000 यूनिट्स का, 10 रुपए के भाव में, यानी कि 1,00,000 का सामान हमारे पास पहले ही पड़ा था। हमने और कितने का परचेज कर लिया, हमने 4,000 यूनिट और परचेज करी है, ठीक है, कितने के भाव में, 12.5 के भाव में, और वो भी कितने का सामान, 50,000 का सामान। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, परफेक्ट, आपने कर लिया 2 एंट्री खत्म। ठीक है, चालू करते हैं तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री फिर से परचेज किया क्योंकि 14 तारीख की एंट्री है। चलिए 14 तारीख को करते हैं। देखो क्या हुआ, हमने 6,000 यूनिट खरीदी 15 रुपए के भाव में, तो रिसिप्ट हुई है, सामान आया है, तो इसलिए कहां पे लिखेंगे, रिसिप्ट में। कितने, 6,000 यूनिट मिली हमें, और कितने के भाव में, 15 रुपए के भाव में। सिंपल सर, 15 रुपए के प्राइस के हिसाब से। तो 15 6 कितना होता है, 90। तो 90,000 का सामान हमने खरीदा। सिंपल। कितने का सामान खरीदा, 90,000 का। तो 90,000 का सामान खरीदा, तो उसको भी मतलब लिख देंगे। कितना बैलेंस हो गया हमारे पास सामान, तो मेरे पास सामान 10,000 यूनिट तो पड़ी थी 10 के भाव में, यानी कि 1,00,000 का सामान पड़ा हुआ था। सिंपल। उसके बाद 4,000 यूनिट और परचेज करी थी मैंने बीच में 12.5 के भाव में, यानी 50,000 का सामान मैंने और खरीदा था। उसके बाद मेरे पास 6,000 यूनिट पड़ी हैं अभी भी, कितने के भाव में, 15 के भाव में, और कितने का सामान, 90,000 रुपए का सामान मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। सिंपल। ये पूरा मेरे पास आ गया स्टॉक का ब्यौरा कि 14 तारीख को हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। चालू करें, ठीक है। 14 तारीख के बाद कौन सी एंट्री है, अब एंट्री है 16 तारीख की। अब 16 तारीख को क्या किया, 16 तारीख को हमने 16,000 यूनिट ब्रशेस जो हैं वो बेचे हैं। अब 16,000 ब्रशेस बेचे हैं, तो क्या किया हमने, सामान इशू किया है, सामान बेचा, तो इसलिए एंट्री कौन से में होगी, इशू वाले में। तो मैंने कितना सामान बेचा, मैंने 16,000 यूनिट बेची। भैया यहाँ पे तो प्राइस दिया ही नहीं कि कितने में सामान बेचा, यहाँ पे तो प्राइस दिया था, इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया था सब चीज। यहाँ पे तो प्राइस दिया ही नहीं, समझिए। एक्चुअल में जब भी सामान बेचा जाता है तो उसका प्राइस नहीं देगा आपको, क्योंकि अगर प्राइस दे देगा तो वो सेलिंग प्राइस होगा कि हमने कितने में सामान बेचा हो। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मतलब हमारे पास जो सामान पड़ा है उसकी वैल्यू कितनी रही है, उसकी कॉस्ट कितनी रही है। तो जो हम सामान निकाल रहे हैं, जो हम सामान बेच रहे हैं, हमको उस कॉस्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम कौन सा वाला सामान बेच रहे हैं। समझ में? हाँ जी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे 16,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो 16,000 यूनिट देखो हमारे पास कितना सामान है, हमारे पास 3 टाइप के आइटम है। एक आइटम जिसका प्राइस 10 रुपए है, दूसरा आइटम जिसका प्राइस कितना है, 12.5 रुपए, और तीसरा आइटम मेरे पास कितना है, 15 रुपए वाला, 15 जिसकी कॉस्ट आ रही है, समझ में, 15 रुपए वाला। तो इन तीनों में से मैं कौन सा आइटम बेचूं, सबसे पहले कौन सा सामान बेचा जाएगा, तो भाई ये टॉपिक बताएगा आपको मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या कहता है, फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एक ऐसा मेथड जहां पे जो सामान पहले आता है उसको पहले बेचा जाता है। अब सोचिए इन तीनों में से सबसे पहले सामान कौन सा आया था हमारे पास, अरे ये 15 रुपए वाला सामान तो अभी हाल ही में आया 14 तारीख को, है ना। सबसे पहले कौन सा सामान आया था, ये वाला सामान जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक से पड़ा हुआ है 10 रुपए के भाव में, इसलिए तो सबसे ऊपर लिखा उसे।
ठीक है, जो जो नए आते जाएंगे वो नीचे लिखते जाएंगे, नीचे ऐड होते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले कौन सा सामान आया था, ऊपर वाला, तो सबसे पहले बेचा भी कौन सा जाएगा, फर्स्ट आउट के हिसाब से सबसे ऊपर वाला सामान, समझ में। तो मेरे को 16,000 यूनिट बेचनी है, लेकिन मेरे पास 10 रुपए वाला जो आइटम है उसकी यूनिट है कितनी, मेरे पास खाली 10,000 यूनिट है, 16,000 यूनिट कैसे बेचेंगे, समझिए। सबसे पहले मेरे को 16,000 यूनिट बेचनी है, तो 16,000 यूनिट एक आइटम में की तो है नहीं, तो मेरे को अलग अलग आइटम में डिवाइड करके बेचनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले 10 रुपए वाला जो यूनिट है वो बेचूंगा, और कितनी यूनिट बेच पाऊंगा, बस खाली 10,000 यूनिट बेच पाऊंगा। तो मैं खाली, मेरे पास क्योंकि 10 रुपए वाले हिसाब से मेरे पास कितनी यूनिट पड़ी है, 10,000 यूनिट पड़ी है, लेकिन कस्टमर ने डिमांड करी थी 16,000 यूनिट की, तो बाकी की यूनिट 6,000 यूनिट कहां से लेके आऊं। फिर आप आ जाओ दूसरे आइटम पे, उसके बाद अगर ये खत्म हो गया स्टॉक, मेरे पास ये स्टॉक बचा ही नहीं, तो कौन सा स्टॉक बेचूंगा, ये वाला 12.5 वाला। 12.5 वाले में से कितनी यूनिट बेचनी है मेरे को अभी भी 6,000 यूनिट देनी है उसे। कस्टमर ने डिमांड कितनी करी थी, 16,000 यूनिट बेच रहे थे हम, समझे, ठीक है। तो 6,000 यूनिट और बेचनी है, क्योंकि 10,000 यूनिट मैंने दे दी पहले वाले आइटम में से, तो वो 6,000 यूनिट कहां से दूं, मैं वो 6,000 यूनिट दूंगा यहां से। लेकिन भैया इसके पास तो 4,000 यूनिट है, कोई बात नहीं, आप सारी की सारी 4,000 यूनिट बेच दो, कितने के भाव में, वही 12.5 वाली हमने बेच दी, सिंपल। लेकिन अभी भी कस्टमर को 2,000 यूनिट और चाहिए, वो 2,000 यूनिट किस में से देंगे, वो 2,000 यूनिट देंगे इसमें से, जो ये सामान बचा हुआ है इसमें से, 6,000 में से हमको 2,000 यूनिट इसमें से देनी है, मैं तो पूरी 6,000 मत दे देना, 2,000 देना, क्योंकि उसको कस्टमर को कितने का सामान चाहिए, 16,000 यूनिट चाहिए। 10,000 पहले आइटम में से यूनिट देनी है, दूसरे आइटम में से 4,000 यूनिट दी है, और तीसरे आइटम में से जो लास्ट आइटम था उसमें से 2,000 यूनिट दी है, तब जाके हमारे पास क्या हो गया, हम 16,000 यूनिट बेच रहे हैं सामान। 2,000 यूनिट का प्राइस कितना था, 15 रुपए प्राइस था, सिंपल सर। चलिए एक बार वैल्यूएशन कर लेते हैं, कैलकुलेट। तो पहले के जो सामान है, ये वाला सामान हमने कितने का सामान था जो बेचा, 1,00,000 का सामान। ये वाला सामान कितने का बेचा था हमने, 50,000 का सामान बेचा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने का सामान बेचा, 15 दूनी कितना हो गया, 30,000, तो हमने 30,000 का सामान बेच दिया, सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, बढ़िया। आगे चले भाई, चलिए अब इसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा कितना का, क्या ये 10 वाला आइटम बचा कुछ हमारे पास, नहीं, हमने सारा बेच दिया, तो कोई सामान बचा ही नहीं। क्या ये वाला आइटम बचा, तो ये नहीं, ये भी नहीं बचा, क्योंकि हमने सारा बेच दिया इसमें से। क्या ये वाला सामान बचा, हाँ देखो 6,000 यूनिट थी हमारे पास, हमने ऑलरेडी कितनी सामान बेच दिया, 2,000 यूनिट हमने बेच दी, तो अब कितनी यूनिट बची होंगी, 4,000 यूनिट बची होंगी। कौन से वाले प्राइस की, 15 वाले प्राइस की, समझे। तो 90,000 का जो मेरे पास माल था, उसमें से मैंने 30,000 का सामान, मतलब 30,000 का माल बेच दिया, तो कितने का सामान बचा हुआ मेरे पास बचा हुआ 60,000 का सामान। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 4,000 यूनिट थी, 15 के हिसाब से कितने की हो गई, 60,000 का सामान हमारे पास बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे। कौन सी तारीख को, 16 तारीख को। चलिए जी, एंट्री खत्म, वैल्यूएशन खत्म, सिंपल। आगे चलते हैं भाई, एक बार देख लो भाई रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, कभी बाद में दिक्कत हो जाए। चलिए रिकॉर्ड तो हो रहा है, शुक्र है भाई। चलिए तो 16 तारीख की एंट्री होगी। अब बात आती है 24 तारीख को। तो 24 तारीख को क्या हुआ, हमने 8,000 यूनिट फिर से परचेज करी है 16.5 के भाव में। चलिए जी, तो 24 तारीख को क्या हुआ, 24 तारीख को हमने 8,000 यूनिट परचेज किया, तो ये भी 8,000 यूनिट क्योंकि परचेज किया तो रिसिप्ट में आएगी, ठीक है। और कितने के भाव में, 16.5 के भाव में, सिंपल से, यानी कितने का सामान हमने खरीदा। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हो गया 8,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 16.5, तो भाई ये आ गया 1,32,000। तो हमने कितने का सामान खरीदा, 1,32,000 का सामान हमने परचेज किया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारे पास सामान पहले से पड़ा था 4,000 यूनिट, वो भी कितने की, 15 के भाव में, यानी 60,000 का सामान हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था। और हमने कितने का सामान और खरीद लिया, हमने 8,000 यूनिट और खरीद ली 16.50 के भाव में, और वो भी कितने का, 1,32,000 रुपए का सामान हमारे पास अब बचा हुआ है, सिंपल, मतलब इतने का हमने सामान खरीदा, परचेज किया। चलिए जी, इसकी वैल्यूएशन हो गई। अब लास्ट वैल्यूएशन करते हैं, किसी कैलकुलेशन करते हैं 28 अगस्त की, क्योंकि लास्ट एंट्री है ये। 28 अगस्त को क्या हुआ, मैंने सामान क्या किया है, बेचा है, 10,000 सामान बेचा है ना भाई। तो प्राइस क्या होगा इसका, एक बार कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं 10,000 यूनिट बेच रहा हूँ, अब 10,000 यूनिट कौन सी बेचूं, 8,000 वाली या फिर 4,000 वाली। वो कह रहा है भैया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो आपने ही बताया सबसे पहले जो सामान आया था वो सामान बेचा जाएगा, तो 8,000 यूनिट पहले आई है या फिर 4,000 यूनिट पहले आई है, तो भैया 4,000 पहले यूनिट आई है, क्योंकि वो ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो ऊपर लिखा होता है वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फर्स्ट पहला आया होता है। चलिए, तो 10,000 यूनिट मेरे को बेचनी है, जिसमें से मैं सबसे पहले कौन सी यूनिट बेचूंगा, ये जो 4,000 वाली है ना, ये वाली यूनिट, समझ में। चलिए, तो 10 में से 10,000 मेरे को यूनिट बेचनी है, तो 4,000 यूनिट तो मैं ले लूंगा, कौन सी वाली, जो 15,000 वाला, 15 रुपए वाला प्राइस है उसकी। बाकी जो बच गई 6,000 यूनिट, मैं वो किसकी लूंगा, 6,000 यूनिट, वो जो 16 मतलब 16.50 के हिसाब से जो प्राइस है, मतलब जो मेरे पास स्टॉक आया था 16 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, उस यूनिट की मेरे को प्राइस के हिसाब से बेचनी है। किस प्राइस के हिसाब से, 16.50 के प्राइस के हिसाब से, सिंपल सर। तो मैंने कितने का सामान बेच दिया, देखिए 4,000 यूनिट 15 के हिसाब से, 6,000 यूनिट 16.50 के हिसाब से, समझ रहे, बहुत अच्छे। तो 4,000 यूनिट मैंने 15 के हिसाब से बेची, मतलब सारा माल बेच दिया। कितने का सामान बेचा, 60,000 का। लेकिन जो मैंने 6,000 यूनिट बेची बस खाली, कितने के हिसाब से, 16.5 के हिसाब से, 16.5 सॉरी 16,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 16.5 के हिसाब से जो मैंने बेची, मैंने कितने का सामान बेच दिया, मैंने बेच दिया 2,64,000 है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है,
6000 यूनिट मैंने बेची हैं 16.5 के हिसाब से भाई 99,000 है सॉरी। तो मैंने कितने का सामान बेचा 99,000 का। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए मेरे पास कितने का सामान पड़ा होगा, मैंने ये 15,000 वाला जो बैच था 15 रुपए वाला बैच था वो पूरा पूरा बेच दिया, और ये जो 16.5 वाला बैच था उसमें से मैंने 8,000 यूनिट में से मैंने कितनी यूनिट बेची है 6,000, यानी मेरे पास अभी भी कितने यूनिट सामान पड़ा हुआ है 2,000 यूनिट सामान पड़ा हुआ है इसमें। तो 2,000 यूनिट मेरे पास सामान पड़ा है, वो भी कितने के हिसाब से 16.5 के हिसाब से, यानी मेरे पास कितने का सामान पड़ा है अभी भी 33,000 रुपए का मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। सिंपल, 16.50 के हिसाब से। सिंपल, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हो गया आपका खत्म ये लेजर, ठीक है सर, बहुत अच्छे। और यहाँ पे आपने खत्म कर दिया अपना लेजर, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। तो भाई ये इसको बोलते हैं स्टोर लेजर, जहाँ पे आपने सारी वैल्यूएशन कर दी, सारी एंट्री खत्म कर दी, और आपको पता चला इस साल के एंड में हमारे पास कितना सामान पड़ा है 2,000 यूनिट पड़ी है, वो भी कितने की 33,000 की। तो और क्वेश्चन में आपसे पूछता क्लोजिंग यूनिट बताइए, क्लोजिंग यूनिट आपके पास कितना पड़ा है, तो आप बोलोगे हमारे पास कितनी यूनिट पड़ी है, ये क्लोजिंग यूनिट इसमें, यानी हमारे पास कितनी यूनिट पड़ी है 2,000 यूनिट पड़ी है, उसका प्राइस कितना है एक यूनिट का 16.50 के हिसाब से, और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, कितने का सामान पड़ा हुआ है वो, तो टोटल बताओगे 33,000 रुपए का हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब होता है कि हमने कितने का सामान बेचा है मार्केट में जाके, तो हमने कितने का सामान बेचा है यहाँ पे भाई ये रहा इशू वाला प्राइस, तो जितना भी इशू वाला प्राइस होगा ना बस आपको उसका टोटल करना है, आपको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था। तो एक बार निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ठीक है भाई। तो क्या क्या जोड़ना है, हमको जोड़ना है पहले तो 1 लाख, 1 सेकंड, 1 लाख प्लस में 50,000 प्लस में 30,000 प्लस में 60,000 प्लस में 99,000, ठीक है भाई। तो आपने सामान बेचा है टोटल 3,39,000 का, ठीक है भाई, 3,39,000 का, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल से, तो ये रहा 3,39,000 का सामान आपके पास, ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये होता है हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस है 33,000, ये होता है क्लोजिंग यूनिट, और ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने का सामान आपने बेचा है, यानी जो सामान की कॉस्ट है वो ये होती है। सिंपल सर, मुबारक हो। यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है, जो पहले सामान आता है पहले उसको बेचेंगे, जो उसके बाद आया उसके बाद उसको बेचा जाएगा। चलिए एक बार इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं, फायदे क्या है इसके और दिक्कतें क्या है। चलिए पहला एडवांटेज, ये बिल्कुल इजी होता है और सिंपल होता है समझने के लिए। हाँ जी, जैसे आपने समझा बहुत इजी है, बहुत सिंपल है तरीका, यानी जो पहले आता है पहले उसको बेचा जाता है। सिंपल, बस इतना सा कंसेप्ट है आपके पास। दूसरा, गुड्स एंड स्टोर कीपिंग प्रैक्टिस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वो भी गुड्स एंड स्टोर जो कीपिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो सामान आता है और जो सामान बेचा जा रहा है इसकी आपको बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब लगातार इसको लिखना पड़ता है। प्रैक्टिस मतलब लगातार इस पर वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक बार में क्या होता है पूरे हफ्ते भर का काम एक बार में निपटा दोगे, नहीं, आपको रोज जब भी सामान आया उसको लिखो, जब भी सामान जा रहा है उसको लिखना पड़ेगा, तो आपको लगातार प्रैक्टिस में बने रहना पड़ता है। और वो भी सामान कैसे लिखना होता है, रिकॉर्ड कैसे करना पड़ता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो पहले आया उसको पहले लिखेंगे, जो उसके बाद आया उसके नीचे लिखेंगे, जो उसके बाद आया उसके नीचे उसको लिखा जाएगा। सिंपल सा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है, यहाँ पे लाइन से लिखा जाता है। आगे चलते हैं, टाइम के हिसाब से लिखा जाता है, जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। चलिए, लेस क्लरिकल कॉस्ट, यानी जो क्लरिकल कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि सिंपल मेथड है, बहुत आराम से कोई भी सीख सकता है, आराम से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यानी कि इजी होता है। तो जो क्लरिकल कॉस्ट होती है, खर्चा भी जो होता है इस मेथड को यूज करने पे, वो क्या पड़ता है, कम पड़ता है। आगे चलते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, दिक्कतें क्या होती हैं। द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो कौन सी है, इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, यानी कि जैसे ही प्राइस चेंज होता है ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे वापस चलते हैं, मान लो मेरे पास कोई एक सामान है जैसे कि ए बी सी, चलिए तो मेरे पास सबसे पहले ए आया, फिर मेरे पास बी आया, फिर सी आया, तो मैं अपने पास जो स्टॉक में रखूंगा पहले ए रखूंगा, फिर बी रखूंगा, फिर अपने पास सी रखूंगा। और अगर बेचना होगा इस मेथड के हिसाब से सबसे पहले कौन सा बेचूंगा, ए बेचूंगा, सिंपल, फिर मैं बी बेचूंगा और फिर उसके बाद सी बेचूंगा। तो देखिए दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, मान लो जो मैंने ए प्रोडक्ट था वो खरीदा 10 रुपए में, लेकिन आगे चल के जो बी प्रोडक्ट है उसका रेट जो है वो सस्ते हो गए, यानी वो 8 रुपए में बिक रहे हैं, और जो सी प्रोडक्ट है वो और सस्ता आ गया, 6 रुपए में बिक रहा है। तो अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मेरे को कॉस्ट क्या पड़ेगी ए को बेचने की, सबसे पहले तो मैं ए को ही बेचूंगा ना, ए को बेचने की कॉस्ट क्या पड़ेगी मेरे को 10 रुपए। लेकिन जब कस्टमर को पता है कि अब जो मार्केट में है वो 6 रुपए का प्रोडक्ट घूम रहा है सी, यानी जो कि 6 रुपए का है, सस्ते में मिल रहा है, तो काय को वो मेरा ए प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो भी 10 रुपए के भाव में चल रहा है, और वो भी ओल्ड फैशन, पुराना फैशन में। तो इस वजह से यहाँ पे ना अगर महंगाई हो जाती है इकोनॉमी में या फिर मंदी हो जाती है इकोनॉमी में, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सिंपल से, हाँ जी, क्योंकि हम पुराने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसी प्राइस के हिसाब से बेचेंगे जो भी हमने पुराने टाइम पे खरीदा था। अगर मान लो अब मार्केट में सस्ती हो चुकी है चीजें, तो फिर लोग क्या खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे भाई जो नई मॉडर्न चीजें हैं वो, तो भाई जो भी सस्ते प्राइस पे, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारा लॉस जो होता है इसमें बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज होता है, तो यानी प्राइस अगर चेंज होते हैं तब। सिंपल से, चलिए आगे चलते हैं। यूजुअली मोर देन वन
प्रोडक्ट अडॉप्टेड। ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, ज्यादातर लोग वो ऐसे ही करते हैं कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे हमारे पास देखो क्या था, हमारे पास 10 मतलब 10 रुपए के भाव में, यानी कि 10 रुपए वाला जो लॉट था, वो कितनी यूनिट थी मेरे पास, 10,000 लॉट थी, मतलब 10,000 यूनिट थी। लेकिन फिर भी जब कस्टमर खरीदने आया, उसने कितने यूनिट की डिमांड करी, पहली बार उसने डिमांड करी 16,000 यूनिट की। तो मैं कैसे दूंगा, पहले तो मैं इस बैच में से दूंगा 10 रुपए वाले बैच में से, फिर मैं सामान दूंगा 12.5 रुपए वाले बैच में से, फिर मैं सामान दूंगा 15,000 मतलब 15 रुपए वाले बैच में से। समझे? तो मेरे को एक से ज्यादा बैच को छेड़ना पड़ रहा है कि थोड़ा सामान इसमें से, मतलब यह सामान बेचो, फिर यह सामान बेचो। तो हर कोई जो कस्टमर होता है वो केवल एक यूनिट ही नहीं लेना आता, वो ज्यादा यूनिट भी लेना आता कई बार। तो मेरे को बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं हर बैच के अंदर। सिंपल से बढ़िया, यानी कि इसमें एक से ज्यादा अडॉप्ट किए जाते हैं। कस्टमर जो होते हैं वो सामान खरीदते हैं जो एक से ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। समझ? उसके बाद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टेंडेंसी। अब मैंने बता ही दिया भाई, अगर देश में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो जाता है तो इससे हमारे क्या हो जाते हैं, प्राइस चेंज हो जाते हैं और हमें क्या होता है, लॉस फेस करना पड़ता है। सिंपल से दोबारा को यहाँ पे खत्म हो गया आपका कौन सा मेथड, फीफो मेथड। कौन सा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा और ऐसे आपको चलते हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सा। और मैंने बताया अगर आप यूनिट की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहले पूरा चैप्टर खत्म होने दो, फिर मैं आपको अपने आप ही यूनिट की प्रैक्टिस करवा दूं। जो एक्चुअल में जो मार्कशीट में क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। समझ में? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार फटाफट से बुक खत्म होने दो। सिंपल से 5 चीज की तैयारी करेंगे फिर उसके बाद। हो गया ना? बढ़िया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करके पैक जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं सर, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको। ठीक है? और आपने पहले दिन नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आ रही है। समझ में? कर दिया आराम से बाद में, अरे बाद में कर दिया आराम से, कोई आपत्ति नहीं आ रही। हम भी यही हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है भाई? चलिए, तो अब चलते हैं भाई दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कौन सा आता है, ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। समझ में? लीफो मेथड जिसको बोलते हैं हम। तो 12 मेथड है, 12 मेथड हमने कितने मेथड कर लिए, हमने 12 में से 2 मेथड कर लिए। सिंपल से, अभी 10 मेथड बाकी है अभी। सिंपल। चलिए भाई, तो जिसको नोट करना भाई नोट कर लेना फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुरू है, चलिए फिर। तो भाई टॉपिक आता है इस पर, टॉपिक कर रहा हूँ। तो भाई टॉपिक आता है इस पर कौन सा, लीफो मेथड। लीफो मेथड क्या कहता है, लीफो मेथड का मतलब होता है लास्ट इन सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब जो सबसे लास्ट में आया उसी क्वांटिटी को सबसे पहले भेजा जाएगा। सुन में समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। अंडर दिस मेथड द मोस्ट रीसेंट परचेज विल बी द फर्स्ट टू बी इशूड। जो सबसे लास्ट में सामान आता है उसको सबसे पहले बेचा जाता है। मतलब समझिए क्या हो रहा है, जैसे मान लो मेरे पास एक दुकान है, तो मैंने वहां पे सामान मेरे पास आता है जो मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। तो ए पहले आया, फिर बी आया, फिर सी आया। तो सबसे पहले ए आया तो फिर मैंने उसको ए को स्टोर कर लिया अपने पास, फिर बी आया तो मैंने बी को स्टोर कर लिया अपने पास, फिर जो मेरे पास सी आया तो मैंने सी को भी स्टोर कर लिया अपने पास। ठीक है? 3 टाइप का सामान आया था, जैसे जैसा है मैंने स्टोर कर लिया। तो इस मेथड के अंदर जो लास्ट में आता है उसको सबसे पहले सोल्ड आउट करते हैं। यानी अगर कोई खरीदने आया सामान मेरे से तो फिर मैं सबसे पहले कौन सा सामान बेचूंगा, जो लास्ट में आया था। तो सबसे पहले मैं सी बेचूंगा, उसके बाद अगर सी वाला प्रोडक्ट खत्म हो गया तो फिर मैं बी बेचूंगा, और उसके बाद मैं बेचूंगा ए, क्योंकि ए मेरे से सबसे पहले आया था, इस वजह से वो सबसे लास्ट में जाएगा। सिंपल सा। ये वाला मेथड कब यूज किया जाता है, ये वाला मेथड जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जो टेक्नोलॉजी का काम करती हैं, तो वो नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी आती है तो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की डिमांड करते हैं, तो इस वजह से वो इस मेथड का यूज करती हैं। समझ में? जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे ए पहले आया था, फिर बी आया, फिर सी आया, तो लेटेस्ट कौन सी है, सी, जो सबसे लास्ट में आई है, मतलब नई नई आई है, नई टेक्नोलॉजी। समझ में? तो नया सामान जो होता है उसको सबसे पहले ही बेचा जाता है। जो पुराना सामान होता है कोई खरीदता नहीं, पुरानी टेक्नोलॉजी कोई मांगता नहीं, इस वजह से उसको लास्ट में बेचा जाता है। समझ में? इस मेथड को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो मेथड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इस बार इसके मेरिट्स और मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने से पहले एक बार न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि है कौन सा मेथड और किस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है यहाँ पे। ठीक है? ताकि आप अच्छे तरीके से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझ पाओ। ठीक है? चलिए, तो पहले आपको मेथड पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ये सब चीजें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है शो द स्टोर लेजर, मतलब आपको स्टोर लेजर बनाना है यूजिंग द लीफो मेथड। और उसके बाद वही 3 चीजें भी बोल सकते हैं आप उसे निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। क्या? जैसे कि वो बोल सकता है आप निकालिए क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकालिए? क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल। दूसरी चीज वो आपसे बोल सकता है कि आपको निकालना है क्लोजिंग यूनिट। क्या बोल सकता है? निकालिए क्लोजिंग यूनिट। ठीक है? तीसरी चीज वो आपसे बोल सकता है निकालिए, क्या निकालने के लिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो ये चीजें आपसे बोल सकता है निकालने के लिए स्टोर लेजर के अंदर। कोई नहीं, हम प्रिपेयर करते हैं आराम से स्टोर लेजर। देखिए ये रहा स्टोर लेजर, और वो भी कौन सा मेथड? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है? जो सबसे लास्ट में सामान आएगा पहले उसको इशू किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा। सबसे पहले जो कॉलम होता है वो किसका होता है? डेट का कॉलम, आपको पता ही है पहले से। उसके बाद जो कॉलम होता है वो कौन सा? रिसिप्ट का। उसके बाद जो कॉलम होता है वो किसका होता है? इशूड का, जो आपने सामान इशू किया। और लास्ट में जो कॉलम होता है वो किसका होता है? बैलेंस का, जो भी आपके सामान बैलेंस बचा है आपके पास। ठीक है सर? चलिए, हर एक कॉलम के अंदर कितने कॉलम बनेंगे? 3। ठीक है? परफेक्ट।
तो जो पहला कॉलम होता है वो किसका बनेगा, वो बने ओ क्या कर दिया यार ये, हाँ भाई, तो जो पहला कॉलम बनेगा वो किसका बनता है, यूनिट्स का, दूसरा कॉलम प्राइस का और तीसरा कॉलम वैल्यू का। तो ये रहा यूनिट्स, ये रहा प्राइस और ये रहा वैल्यू, प्राइस वैल्यू, ये रहा यूनिट्स प्राइस और वैल्यू। सिंपल सर, चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है 1 अप्रैल को, कौन सी तारीख को, अप्रैल, अप्रैल की पहली तारीख को हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है 300 यूनिट, जिसकी वैल्यू कितनी है 600। अच्छा इस बार प्राइस नहीं दिया, इस बार क्या दे रखी है आपको, वैल्यू, तो यूनिट और वैल्यू में अमाउंट डालना है। तो 300 यूनिट बची है 600 के मतलब वैल्यू के हिसाब से, तो हमारे पास 300 यूनिट है जिनकी वैल्यू कितनी है 600। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्राइस। प्राइस किससे निकलेगा, जब आप वैल्यू को डिवाइड कर दोगे यूनिट से तो प्राइस आ जाएगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, 600 को जब आप डिवाइड कर दोगे 300 से तो आपका प्राइस निकल के आ जाएगा। जैसे कट गया तो बच गया 2, तो 2 रुपए का प्राइस था। सिंपल, 300 यूनिट 2 रुपए की थी एक यूनिट, तो फिर टोटल 300 यूनिट कितने की हो गई 600 रुपए की, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 600 रुपए। सिंपल, इस तरीके से आपको निकालना है इसके अंदर। तो पहले सॉरी पहले एंट्री हो गई भाई खत्म। चलिए दूसरी एंट्री चालू करते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, 2 तारीख की हमने परचेज किया सामान 200 यूनिट जिसकी वैल्यू 440 है, यानी कि हमने 200 यूनिट परचेज करी है जिसकी वैल्यू 440 है। एक बार इसकी निकाल लेते हैं कि इसका प्राइस कितना बनता है। तो क्या करना है, वैल्यू को डिवाइड करना है यूनिट से, तो 440 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 200 यूनिट से, तो आपका आ गया 2.2, यानी कि उसका प्राइस कितना है 2.2। सिंपल, चलिए तो परचेज कर लिया सामान, तो लिख देते हैं एक बार। तो हमने 300 यूनिट पहले ले रखी थी 2 रुपए के हिसाब से, यानी 600 का सामान था पहले हमारे पास, फिर हमने 200 यूनिट और खरीदी 2.2 के हिसाब से, यानी हमारे पास सामान कितने का पड़ गया, 440 का और आ गया। सिंपल सर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपकी दो गई 2 एंट्री। इसके बाद एंट्री करते हैं 4 तारीख की। 4 तारीख को क्या हुआ, हमने इशू किया 150 यूनिट। कितनी यूनिट इशू हो रही है, 150 यूनिट मैंने सामान बेचा है। अब जब सामान बेचा है भैया, इसका प्राइस तो दिया ही नहीं, इसका प्राइस देगा भी नहीं सर, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। इसका प्राइस आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए, मेथड का नाम क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है, जो लास्ट में सामान आया, जो लास्ट में सामान आया उसको सबसे पहले इशू करना है। तो समझिए इस मेथड के अंदर हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट थे। पहला प्रोडक्ट जिसका प्राइस कितना था 2 रुपए, दूसरा प्रोडक्ट जिसका प्राइस कितना था 2.2। तो कौन से बैच का जो प्रोडक्ट है वो मैं सबसे पहले बेचूंगा। सबसे लास्ट में कौन सा आया, सबसे लास्ट में आया भैया 200 यूनिट 2.2 के हिसाब से, तो सबसे लास्ट वाला जो होता है वो सबसे पहले बेचा जाएगा। यानी यहाँ पे जो प्राइस आएगा वो कौन सा आएगा, लास्ट वाले के हिसाब से। तो मैं 150 क्वांटिटी बेच रहा हूँ, वो किस में से बेचूंगा, पहले बैच में से, दूसरे बैच में से, 300 वाले में से, 200 वाले में से, भैया 200 वाले में से। तो मैं बेचूंगा इसमें से 2.2 के हिसाब से, मैंने ये बेच दिया। और कितने का सामान बेचा मैंने, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 2.2, तो आपका आंसर आ गया 330 का सामान मैंने बेचा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। तो अब मेरे पास सामान कितने का बचा, तो जो पुरानी यूनिट थी, ओल्ड यूनिट 300 यूनिट, वो 2 रुपए के हिसाब से पूरी बची मेरे पास, है ना भाई। जो नई यूनिट थी उसमें से 200 में से मैंने 150 बेच दिया, तो कितनी यूनिट बची, बस खाली 50 यूनिट बची। कितने के भाव में, 2.2 के हिसाब से। ठीक है सर, तो 50 यूनिट अगर 2.2 के हिसाब से बचेगी तो प्राइस कितना बनता है उसका, 110 रुपए। तो 110 रुपए मेरे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, 110 का सामान। सिंपल सर, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है हमने फिर से परचेज किया सामान 6 तारीख को। तो 6 तारीख को क्या किया है, फिर से परचेज किया है, 200 यूनिट परचेज करी है और उनका प्राइस कितना रखा है 46, मतलब 460 प्राइस है। यानी कि अगर एक्चुअल प्राइस निकाले पर यूनिट तो कितना आएगा 2.3, बस इसको इससे डिवाइड करना है, आपका आ गया। सिंपल, अब उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास कितना सामान हो गया, 300 यूनिट पहले से ही 2 के भाव में हमारे पास पड़ी हुई है 600 के हिसाब से, 50 यूनिट मेरे पास पड़ी है 2.2 के हिसाब से, यानी 110 रुपए का सामान पड़ा है। और ये सामान हमने और खरीद लिया, यानी हमने 200 यूनिट खरीदी है, कितने के भाव में 2.3 के हिसाब से, यानी कितने का सामान 460 रुपए का सामान। सिंपल से इतना, कोई डाउट तो नहीं, आसान है ना, बिल्कुल बहुत आसान है सर, मेरे को पता है, आप समझ रहे हो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हो गया हमारा खत्म इस तारीख का डेट का सामान, सारी एंट्री। अगला हमने 11 तारीख को फिर इशू किया सामान, 11 तारीख को हमने इशू किया, कितने सामान इशू किया, 150 यूनिट बेची है, तो 150 फिर से यूनिट बेच रहे हैं। अब 150 यूनिट किस में से बेचेंगे सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, जो सबसे लास्ट में आया उसमें से बेचो। तो 150 यूनिट में वो किस में से बेचनी है, 200 वाले में से, यानी 2.3 वाले में से। तो 2.3 वाले में से 150 यूनिट बेचेंगे तो कितने की वैल्यू के सामान, कितने की वैल्यू का सामान बेच दिया मैंने, यानी 2.3 के हिसाब से अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैंने बेचा 345 रुपए का सामान, 345 रुपए का सामान मैंने बेच दिया। यानी अब जो बचा है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना बचा है, मेरे पास 300 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से 600 का सामान बचा है। मेरे पास 50 यूनिट 2.2 के हिसाब से मेरे पास 110 का सामान बचा हुआ है। मेरे पास 200 यूनिट कितने के हिसाब से, 2.3 के हिसाब से कितने का सामान बचा है, 460 रुपए, सॉरी मेरे पास 200 यूनिट नहीं बची हैं। 200 में से तो मैं 150 यूनिट बेच चुका हूं, मेरे पास खाली 50 यूनिट बची है 2.3 के हिसाब से, यानी कितने का सामान बचा है मेरे पास,
मेरे पास बचा है 150 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2.3 यानी कि 150 नहीं 50 यूनिट, 50 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, अरे लिख दिया 50 यूनिट मल्टीप्लाई में 2.3, मेरे पास हमारा बचा है 115 रुपये का। सिंपल सर, तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक की फिर एंट्री। सिंपल सर आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 19 तारीख को हमने फिर इशू किया, एक बार देख लो भाई आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। चलो अभी तो बहुत जगह है। हाँ जी, 19 तारीख को हमने फिर से सामान बेचा है, कितने का, 200 यूनिट, 200 यूनिट फिर बेची है। अब कौन से में से बेचूं सर, ये देखिए 200 यूनिट कितनी बेची है, एक बार समझ में आ रहा ना भाई, पक्का ना। हाँ पेपर में भाई क्योंकि क्वेश्चन आएगा ऐसा और आपको करके भी आना पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से। चलिए तो मेरे को 200 यूनिट बेचनी है 19 तारीख को, मेरे को क्या करनी है, इशू करनी है 200 यूनिट। भैया प्राइस तो दिया नहीं, देगा भी नहीं, उसका प्राइस क्या है आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब 200 यूनिट देखो किस में से बेचोगे, लास्ट में फर्स्ट आउट मेथड है, जो लास्ट में आया सबसे पहले उसको बेचो। तो लास्ट में किसको बेचूंगा, इस बैच को, इस बैच के सामान में से बेचूंगा। तो 200 यूनिट बेचनी है, लेकिन भैया इस बैच में तो खाली 50 यूनिट बची है, तो कोई बात नहीं 200 यूनिट टुकड़ों टुकड़ों में बेचो। 50 यूनिट 2.3 वाले बैच में से लेंगे, इसमें से कितनी यूनिट लेनी है, फिर से इसमें से पूरी 50 यूनिट किस में से ले रहे हैं हम, 2.2 वाले बैच में से। तो हमने कितनी यूनिट ले ली, 100 यूनिट ले ली। अभी भी कितना और यूनिट बेचनी है, 100 यूनिट और चाहिए, वो कहां से लेंगे 100 यूनिट, वो सबसे ऊपर वाले बैच में से, इसमें से, यानी कि कितना 2 रुपए के भाव में। यानी हमने कितने का सामान ले लिया, 115 का ये सामान लिया हमने, 110 का ये सामान बेच रहा हूँ, और इसमें से यानी 200 का सामान इसको बेच दिया। यानी मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ अब कितने का पड़ा हुआ, 300 में से 100 यूनिट तो बिक चुकी है, तो 200 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ, वो भी 2 रुपए के हिसाब से, यानी 400 रुपए का मेरे पास माल पड़ा हुआ। सिंपल, ये हुई 19 तारीख की एंट्री खत्म। समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छे। अब चालू करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, मतलब एंट्री 22 तारीख को क्या किया है, 22 तारीख को हमने परचेज किया है, कितनी यूनिट खरीदी है भैया, 200 यूनिट खरीदी है, वो भी 480 की वैल्यू के हिसाब से। समझ में आया, तो हमने परचेज करी है 200 यूनिट, हो गया 480 की वैल्यू के हिसाब से, ये रहा। सिंपल, अब बस इसको इससे डिवाइड कर दो, प्राइस आ जाएगा, कितना आएगा 2.4। सिंपल, अरे बिल्कुल इतना ही सिंपल है यार, इससे सिंपल मैं कुछ करवा ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता भाई, बहुत सिंपल है चैप्टर। ठीक है, हाँ जी, तो इतनी सामान बचा हुआ है। अब देखो पहले से मेरे पास सामान था 200 यूनिट, 2 रुपए के हिसाब से, यानी 400 रुपए का सामान मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। मैंने और सामान कितना खरीदा, मैंने 200 यूनिट और खरीदी, तो वो भी आ गया स्टॉक के अंदर, कितने के हिसाब से, 2.4 के हिसाब से, और कितने का सामान, 480 का सामान। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक 22 तारीख का। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। 22 तारीख के बाद 27 तारीख को हम फिर इशू कर रहे हैं, तो 27 तारीख को मैंने फिर माल बेचा, कितनी यूनिट बेची, 250 यूनिट। किस में से बेचूंगा सबसे पहले, जो सबसे लास्ट में आया था सामान उसको सबसे पहले बेचना है, तो 250 यूनिट जो बेचनी है किस में से लूंगा सबसे पहले, इसमें से। तो इसमें से अगर मैं ले रहा हूँ 250 यूनिट, तो सबसे पहले सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कितनी यूनिट है, बस खाली 200 यूनिट है, तो इस बैच में से मैं खाली 200 यूनिट ले पाऊंगा, बाकी की 50 यूनिट किस में से लेनी है, वो अगले बैच में से लेनी है, यानी 2.4 वाले बैच में से मेरे को लेनी है 200 यूनिट, और जो 2 वाला बैच है उसमें से 50 यूनिट लेंगे, यानी टोटल मैंने सामान कितने ले लिया, 480 का तो पहला बैच सामान वैल्यू, और 5 दूनी 100, ये 100 रुपए का इसका सामान, यानी मेरे पास जो सामान बचा होगा, मेरे पास बचा होगा 100 यूनिट, वो भी कितने के हिसाब से, 100 यूनिट बची होगी 2 रुपए के हिसाब से, यानी 200 रुपए का सामान मेरे पास बचा होगा। सिंपल, खत्म, आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुबारक हो, आपका ये जो मेथड है खत्म हो गया, मतलब ये वाला सवाल भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिंपल से, बहुत अच्छे, और करते भाई, तो ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। अब इसके अंदर क्या निकालना था आपको, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक देखो, ये बैलेंस आपके पास सामान बचा हुआ है, तो महीने के एंड में आपके पास क्लोजिंग यूनिट कितनी बची है, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग यूनिट। सिंपल, कितनी यूनिट बची है क्लोजिंग यूनिट, अरे यार क्लोजिंग यूनिट 100 यूनिट बची है। सिंपल, तो क्लोजिंग यूनिट आ गई 100। क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना बचा है हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी है सामान की, 200 रुपए, यानी कि 100 यूनिट बची है, 2 रुपए का इसका प्राइस है, यानी कितना सामान बचा है हमारे पास, 200 रुपए का। सिंपल सर। अच्छा, अब बात कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, जो भी सामान आपने बेचा है उसका टोटल कर दो कॉस्ट, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, यानी कि कितने का सामान आपके पास बचा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का सामान बेचा है, पहला 330 का, प्लस में दूसरा सामान 345 का, ठीक है भाई, एक सेकंड, 330 जमा में 345, ठीक है, और जमा में फिर 115 का सामान बचा है, फिर उसके बाद कितने का बेचा है सामान, हमने बेचा है 110 का, फिर हमने बेचा है 200 का, फिर हमने बेचा है 480 रुपए का सामान, ठीक है, और लास्ट में 100 रुपए का सामान हमने और बेच दिया, तो सामान टोटल जो बेचा है वो 1680 का बेचा है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया हमारा, 1680। सिंपल से देख लो भाई, एक बार दिख रहा है या नहीं दिख रहा भाई, और शिट मैन, यही दिक्कत हो जाती है भाई, दिख रहा। चलिए नोट कर लो भाई फटाफट जिसको नोट करना है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। समझ आ गया भाई, बहुत अच्छे। तो अगर आपको भाई कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो कोई बात नहीं यार, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, मतलब अगर आपने पहले तक रखा है तो दिल से थैंक यू, ठीक है भाई, हाँ जी, और आपने पहले तक नहीं कर रखा कोई बात नहीं यार, आराम से करते हो बाद में,
कोई आप पता नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। अभी कहाँ टॉपिक रह रहा है भाई बहुत सारा, समझिए। ये तीसरा मेथड था जिसको हम बोलते हैं लास्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर मेथड, और इसके हम पढ़ते हैं एडवांटेज, ठीक है। इसके फायदे क्या है, इस मेथड को यूज करने के फायदे क्या है। एक बार भाई आपस एंगल ठीक कर दूं, कभी दिक्कत होता है बाद में, ठीक है। चलिए शुक्रिया सर। चलिए तो अब बात आती है एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज, पहला फायदा है सर इस मेथड को यूज करने का, स्टॉक इशूड एट मोर रीसेंट प्राइस। जो स्टॉक होता है उसको रीसेंट प्राइस पे बेचते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ए स्टॉक आया, देखो इसी में बता देता हूं ना, जो मोस्ट रीसेंट प्राइस होता है ना उस पे बेचा जाता है मार्केट में। जैसे याद है पुराना जो मेथड था फीफो मेथड, उसके अंदर क्या होता था, जो पुराना स्टॉक आता था मेरे को पुराने प्राइस पे बेचना पड़ता था। अगर वो प्राइस पे मैंने मान लो उस टाइम पे पुराने जमाने में मैंने महंगे प्राइस पे खरीद लिया, तो मेरे को इस टाइम पे भी महंगे प्राइस पे वो पुराना स्टॉक बेचना पड़ेगा, तो मेरे को लॉस होने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक बेचा जा रहा है, जो रीसेंट स्टॉक आया वो रीसेंट सबसे पहले जाता है, समझे। जो मोस्ट रीसेंट प्राइस होता है ना, उसी प्राइस पे क्या होता है मार्केट में माल बिकता है, यानी मार्केट में जो माल बिक रहा है, जिस प्राइस पे माल बिक रहा है उसी प्राइस पे हम भी माल बेच सकते हैं, इस मेथड का यूज करके, समझ में। ठीक, आगे चलते हैं। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये वाला मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है समझने के लिए, समझ में। हाँ जी, और इसी वजह से इनकी जो क्लोरिकल कॉस्ट होती है ना वो कम लगती है। कहाँ लिखा भाई, कहीं तो लिखा था नहीं सॉरी, सिंपल होता है, इजी होता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। रियलिस्टिक कॉस्ट, इसमें जो होती है ना वो कॉस्ट क्या होती है, रियलिस्टिक कॉस्ट होती है। रियलिस्टिक कॉस्ट मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू होती है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी के हिसाब से हम कॉस्ट लेके चल रहे होते हैं, यानी जितने ये सामान मार्केट में बिक रहा होता है हम भी उसी हिसाब से सामान क्या हो रहे होते हैं, बेच रहा होता है, हम भी उसी सामान हिसाब से सामान जो होता है बेच रहे होते हैं। इसी वजह से जो रिसेंट प्राइस होता है उसी प्राइस पे सामान हम बेच रहे हैं, इसी वजह से जो मार्केट में चल रही है चीजें उसी का प्राइस और हमारी चीजों का प्राइस सेम होता है। तो जो कॉस्ट होती है वो कैसी होती है भाई, बिल्कुल रियलिस्टिक कॉस्ट होती है, बिल्कुल असली कॉस्ट होती है। उसके बाद ये जो होता है इससे ना भाई मतलब कि हेज मिलता है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। हेज मतलब होता है बचाव, ये जो हेज है ना भाई, हेज मतलब क्या होता है, बचाव, हेज मतलब बचाव। तो हमें बचाव मिलता है किससे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से। अगर मान लो हमने जो सामान खरीदा था 2 रुपए का, अगर मान लो मार्केट में हमने 1 रुपए में कोई सामान बेच रहा है तो लोग उसी से जाके खरीदेंगे, 1.5 रुपए में कोई सामान बेच रहा है तो लोग उसी से जाके खरीदेंगे, हमारा माल क्या बिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सामान हमने पुराने जमाने में कितने में खरीद लिया, 2 रुपए में खरीद लिया। लेकिन ये वाला मेथड क्या आता है, अगर आपने 2 रुपए में खरीद लिया कोई बात नहीं, आपने नया सामान कितने में खरीदा, नया सामान मार्केट में बिक रहा है 1.5 रुपए में, तो आपने 1.5 रुपए में खरीदा होगा ना वो सामान, क्योंकि मार्केट में वो इस तरह में बिक रहा है नया वाला सामान, तो 1.5 रुपए वाला पहले जो नया वाला सामान है जो आपने नए प्राइस पे खरीदा है वो नए प्राइस पे बेचना चालू कर दो, समझ में। जो आपको पुराना सामान था उसको बाद में बेच देना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खराब नहीं होगा वो सामान, सिंपल सर। चलिए तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से यहाँ पे बचाव मिल जाता है, जैसे पिछले मेथड में नहीं मिलता था ना, उसमें पुरानी सामान बेचना पड़ता था, वो भी लॉस में बेचे बेच सकते। चलिए यहाँ पे बचाव मिलता है। अगला डिसएडवांटेज क्या होते हैं इस मेथड के, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द फाइनल अकाउंट्स। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यूएशन निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, वो इस मेथड के हिसाब से नहीं निकाली जाती। क्यों नहीं निकाली जाती, क्योंकि देखिए क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास जो पड़ा था वो 2 रुपए के हिसाब से पड़ा था, लेकिन जब पूरा बिजनेस खत्म हो गया उसके बाद भी जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो किसके हिसाब से बचा हुआ है, 2 रुपए के हिसाब से। यानी जो हिस्टोरिकल डाटा है वो लिया जा रहा है, यानी कि जो अकाउंट्स होते हैं ना फाइनल अकाउंट्स भाई वो हमेशा रियलिस्टिक डाटा लेते हैं। जैसे मशीनरी आपने कोई परचेज करी तो हम उस पर डैप लगाते हैं, एक्चुअल में जो मशीनरी की वैल्यू होती है वो दिखाई जाती है फाइनल अकाउंट्स पे। लेकिन इस मेथड का अगर आप यूज करते हो तो इसमें जो पुराना प्राइस होता है ना वही दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो पुराना माल बेच ही नहीं रहे हम, समझ में। जो पुरानी क्वांटिटी होती है वो पड़ी रहती है हमारे पास, बिकती नहीं, क्योंकि सामान हमेशा कौन सा बिक रहा होता है, नए वाला सामान बिक रहा होता है, तो पुरानी क्वांटिटी पड़ी है तो इसलिए प्राइस भी कौन सा लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक में पुराना ही लिखा जाता है। तो अकाउंटिंग के अंदर हमेशा हम नया जो चलते हैं रिवैल्यूएशन करने के बाद जो अकाउंट मतलब जो प्राइसेस आते हैं हम वो लिखते हैं, पुराना प्राइस नहीं लिखते। इस वजह से इस मेथड को मतलब फाइनल अकाउंट्स में यूज नहीं किया जाता, सिंपल सर। आगे चलते हैं। मोर देन वन रेट मे बी हैव टू अडॉप्ट इट, यानी आपको किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक से ज्यादा रेट अडॉप्ट करने पड़ सकते हैं। जैसे आपको याद है हमने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बेचनी थी, हमको बेचनी थी 100 मतलब 200 क्वांटिटी बेचनी पड़ रही थी, तो हमने अलग अलग प्राइस लिए भाई। 50 क्वांटिटी का 2.3 प्राइस के हिसाब से बेचा, 50 क्वांटिटी को 2.2 प्राइस के हिसाब से बेचा, और 100 क्वांटिटी को 2 रुपए के हिसाब से बेचा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ही अलग अलग प्राइस से खरीदी गई थी हमारे द्वारा, समझे, क्वांटिटी ही इसी प्राइस के हिसाब से बेची थी। तो इसी वजह से हमको एक से ज्यादा प्राइस अडॉप्ट करने पड़ते हैं एक ही मतलब ऑर्डर के लिए। चलिए आगे चलते हैं। It involves more clerical work। अब देखो हमें क्या होता है, रिसेंट सामान खरीदना है और जो हमें सामान बेचना है वो भी कौन सा है, जो भी हमने रिसेंटली खरीदा है, समझे। तो जो करंट प्राइस पे जब हमने सामान भी खरीदा है वही सामान हम बेच रहे हैं, तो यानी कि हमें अपडेट रहना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा प्राइस का सामान चल रहा है और कौन से प्राइस का पे सामान बिक रहा है।
समझ में? तो इसी वजह से हमें लगातार अपने पास लगा बिठाना पड़ेगा जो भाई लगातार इसकी वैल्यूएशन करे। लेकिन जबकि जो पुराना सामान था या फिर जो पुराना मेथड था फीफो मेथड, उसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, यानी जो पहले आता था पहले वो बेचते थे। तो उसमें ऐसा होता था कि हमें जरूरत नहीं है भाई, हमें पता है कि हमने कौन से सामान का मतलब कौन से प्राइस पे सामान बेचना है, जो हमारा पुराना प्राइस था उस प्राइस पे सामान बेचना है। तो उसमें उतनी ज्यादा कलर की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मैथ की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें अपडेट रहना पड़ेगा मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है चीजों का, उस प्राइस पे ही सामान बेचना पड़ेगा। आगे चले भाई, मुबारक हो आपका ये वाला चैप्टर जो है, या फिर यो क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो टॉपिक है तीसरा टॉपिक वो आपको पूरा खत्म होता है। इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है फीफो मेथड भी और लीफो मेथड भी, समझ में? हाँ जी, जो एक्चुअल कॉस्ट मेथड है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वाले मेथड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं चौथा मेथड, जो कि किसी काम का नहीं है, बस खाली कंसेप्ट पढ़ना है। तो चौथा मेथड कहता है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। सिंपल एवरेज कॉस्ट के मेथड के अंदर क्या करते हैं, बस हम एवरेज प्राइस लेके चलते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो, ठीक है। इन दिस मेथड ऑल द मटेरियल्स रिसीव्ड आर मर्ज्ड इनटू एग्जिस्टिंग या फिर एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, समझ में? जिससे उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। मतलब जो भी हमने सामान खरीदा उसको मर्ज कर दिया जाता है और एक ही प्राइस डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने 100 यूनिट खरीदी 2 रुपए के भाव में, मैंने 100 यूनिट खरीदी 3 रुपए के भाव में, फिर मैंने 100 यूनिट और खरीदी वो भी कितने भाव में, 4 रुपए के भाव में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को मर्ज करके एक प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, ताकि हमें बार बार चेंज करना ना पड़े कि भाई ये वाला इतनी क्वांटिटी इतने में बेच रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी इतने में बेच रहा हूँ, एक ही प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं 2 प्लस में 3 प्लस में 4, यानी कि दोनों को 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि एवरेज ले लिया इनका। तो कितना हो गया ये हो गया 4 5 से 7 8 9, 9 बटे में 3, यानी कितना आ गया, सॉरी कितना आ गया, कितना आ गया बता दो ना। हाँ जी, तो ये आ गया 3। तो ये आपको 3 रुपए में जो प्राइस है वो आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बता नहीं रहे, नोट क्यों रहे है ना? हाँ समझ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, आसान था। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, वो सामान बेचना है, यानी जो भी आपका एवरेज प्राइस आएगा उस प्राइस पे हम सामान क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक और समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को, सुनिए। यहाँ पे एवरेज प्राइस लेना होता है, जैसे यहाँ पे बेच रहे हैं ना, कभी 2.2 में कभी 2.2 में, अलग अलग प्राइसेस पे बेच रहे हैं, क्योंकि अलग प्राइस पे सामान खरीदा भी गया था। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी प्राइस में खरीदो, लेकिन जब बेचने जाओगे तो यहाँ पे हर बार वही प्राइस आएगा जो आपका एवरेज प्राइस होगा। जैसे कि मैंने एक सामान खरीदा, मतलब मान लो मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी 12 रुपए के भाव में, हमने 500 क्वांटिटी खरीदी 13 के भाव में, और हमने 700 क्वांटिटी खरीदी हमने कितने के भाव में, 14 के भाव में। तो क्वांटिटी का मेजर नहीं करना, बस खाली प्राइस देखो, एवरेज निकालो। 12 जमा में 13 जमा में 14, एवरेज कितना आएगा। तो तीनों को जोड़ के आपको किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 39/3, कितना हो गया 13। तो आपका आंसर कितना आ गया 13। तो इस तरीके से आपको एवरेज प्राइस निकालना है, और एवरेज प्राइस निकालने के बाद जो भी प्राइस आएगा उस प्राइस पे क्या करोगे, स्टॉक को बेचोगे। सिंपल। इसका क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही नहीं, हमें सीधा देगा तो वो एवरेज मतलब वेटेड एवरेज मेथड देगा, जिसके अंदर वेट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब करेंगे। तो उसका भी क्वेश्चन करते हैं एक बार फटाफट से। इस मेथड का क्वेश्चन नहीं करना। तो आपके कितने मेथड खत्म हो गए, 4 मेथड खत्म हो गए, समझ में? अभी भी कितने मेथड बाकी हैं, 8 मेथड बाकी हैं। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए 2 मेथड करेंगे, फिर आपकी वीडियो खत्म, फिर 10 अगली वीडियो में समझाएंगे भाई बाकी कंसेप्ट। थक गया मैं कराते कराते, ठीक है। हाँ भाई शुरू है। चलिए फिर, तो भाई आज की ये लास्ट वीडियो मतलब लास्ट पार्ट है जो आपको खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते अगली वीडियो में करेंगे बाकी चीजें। शुरू करते भाई। तो टॉपिक का नाम आता है सर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, जैसे सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड किया था, इसके बाद आपने इससे साथ वही सेम टॉपिक यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर। तो सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर हमने क्या किया था, सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर हमने क्या किया था, इससे पहले वाला जो मेथड था उसमें अगर यूनिट्स का प्राइस दे रखा है, जैसे हमने 100 यूनिट खरीदी 10 रुपए के प्राइस में, फिर हमने 200 यूनिट खरीदी 12 रुपए के प्राइस में, फिर हमने 300 यूनिट खरीदी कितने के प्राइस में, 14 रुपए के प्राइस में। तो हमको खाली प्राइस का एवरेज लेना था, यानी 10 प्लस में 12 प्लस में 14 इनका एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 3 यूनिट का एवरेज ले लिया हमने तो कितना हो गया मतलब कि 360 बटे में 3 और कट के आ गया 12। सिंपल से मतलब 360 कह रहा हूँ 3 36 36 बटे में 3 बटे में क्या आ गया 12। जब हम इशू करने जाएंगे ना कोई भी क्वांटिटी तो हम कितने में इशू करेंगे, 12 रुपए में इशू करेंगे, सिंपल से। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड है। वेटेड एवरेज कॉस्ट के अंदर हमको ना पूरी कॉस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन करनी पड़ती है, जैसे कि हम कॉस्ट भी लेके चलेंगे इस मेथड के अंदर। तो इस मेथड के अंदर करना क्या है, हमारे पास टोटल देखो मैंने खर्चा कितना किया, मैंने टोटल खर्चा किया ये 100 मल्टीप्लाई में 10 का, यानी मैंने 1000 यूनिट का खर्चा किया, 1000 रुपए का खर्चा किया, ठीक है। दूसरी बार मैंने खर्चा किया 100 मल्टीप्लाई में सॉरी 200 मल्टीप्लाई में 12 रुपए का, यानी 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी 2400 रुपए का खर्चा किया। तीसरी बार मैंने करा 300 रुपए का खर्चा, 300 मल्टीप्लाई में 14 14 24 43 36 सॉरी 14 28 43 42, अरे क्या कर रहा हूँ मैं 14 जब 41 जब 28 43 जब 42, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए तो 4200 रुपए का मैंने खर्चा कर दिया ठीक है भाई, हाँ जी हो जाते कई बार। तो 4200 रुपए मैंने खर्चा कर दिया किस चीज पे, तीसरी क्वांटिटी पे। तो आपको क्या करना है, बस खाली आपको वेटेड एवरेज निकालना था। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है,
पूरा देखो आपने टोटल खर्चा क्या किया पूरी क्वांटिटीज पे, तो पूरा हमने खर्चा किया है टोटल 00 4 2 6 4 5 6 7 मतलब 7600 रुपए का आपने टोटल खर्चा किया है ना। लेकिन कितनी क्वांटिटीज पे 300 400 500 600 क्वांटिटीज पे, तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो अब आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आ गया फिर, तो 7600 डिवाइडेड बाय 600 सिंपल, तो आपका एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा कि जो कि होगा 12.6 बार क्यूब। ठीक है, ये आपका एवरेज प्राइस होगा जो कि आपको वेट के हिसाब से भी कैलकुलेट किया आपने, समझ में आ गया। हाँ जी, तो सिंपल में केवल प्राइस का यूज करते थे, लेकिन वेटेड एवरेज के अंदर हम प्राइस के साथ साथ वेट का भी यूज करेंगे। सिंपल सर, चलिए तो एक बार पढ़ते हैं वेटेड एवरेज मेथड कहता क्या है। तो वेटेड एवरेज मेथड कहता है इन दिस मेथड इशू प्राइस इज रिकैलकुलेटेड एवरी टाइम, हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे वेट बढ़ता है आपका। ठीक है भाई, आफ्टर ईच रिसिप्ट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, सारी रिसिप्ट जब जैसे जैसे रिसिप्ट आएंगी, जैसे जैसे सामान आ रहा है, आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, इशू के टाइम पे वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेटेड प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोथ द टोटल क्वांटिटीज एंड टोटल कॉस्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वेट एवरेज प्राइस। यानी वेट एवरेज प्राइस में निकालने के टाइम पे आपको दोनों चीजें बार बार कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट भी और टोटल प्राइस मतलब यूनिट्स भी, जितनी भी आपने क्वांटिटी खरीदी है। सिंपल सर, चलिए एक बार इसका क्वेश्चन करते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। LIFO और FIFO मेथड के बाद जो आता है इंपोर्टेंट चीज वो यही है, वेटेड एवरेज मेथड। यानी सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है, LIFO, FIFO और तीसरा वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल सर, तो हम वेटेड एवरेज मेथड सीखते हैं और उसके बाद इंपोर्टेंट वाले जो टॉपिक है ना वो खत्म हो जाएंगे, बस खाली कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे जो हम कंसेप्ट के साथ साथ करते जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल फिर भी आएंगे लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं कि आपके एग्जाम्स में आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, तो ये वाला करते हैं। चलिए क्वेश्चन कहता है बाय एडवांटेज डिसएडवांटेज बाद में पढ़ लेंगे अगले मेथड की। ठीक है, अभी फिलहाल ये कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर स्टोर लेजर यूजिंग सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज, यानी कि आपको स्टोर लेजर बनाना है सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड से और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से, दोनों तरीके से। मतलब आपने जो पिछला मेथड यूज किया था वेटेड मतलब कॉस्ट निकालने का, सिंपल एवरेज निकालने का, वो मेथड भी यूज करना है और वेटेड एवरेज भी यूज करना है। दोनों मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है, मतलब कि स्टोर लेजर बनाना है। बनाए भाई, चलिए तो स्टोर लेजर फिर से भाई जैसे हम पहले क्या करते थे, चलिए तो स्टोर लेजर में सबसे पहले चीज क्या आती है, डेट। तो ये आगे हमारी डेट, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे आ गया रिसिप्ट, उसके बाद हमारे पास आ गई यहाँ पे इशू, जो हमने सामान इशू किया है, ठीक है सर। इसके बाद आ गया बैलेंस, जो गया स्टोर लेजर। अभी फिलहाल कर रहा हूँ भाई कौन सा मेथड यूज करूँ, सिंपल वाला ना। चलिए सिंपल वाला यूज करते हैं, सिंपल एवरेज, ठीक है, जिसमें प्राइस के ही हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो मतलब यहाँ पे बार बार बैलेंस का प्राइस जो है वो नहीं निकालना पड़ेगा, हमें सीधा नॉर्मल प्राइस ही निकालना है। ठीक है भाई, चालू करते हैं। तो इसमें वापस बना लेते हैं 3 कॉलम। पहला जो कॉलम है वो किसका है, यूनिट्स का। उसके बाद जो कॉलम है वो किसका है, प्राइस का। उसके बाद कौन सा है, बैलेंस का, या फिर वैल्यू निकालने का। ठीक है भाई, वैल्यू का। तो यूनिट, प्राइस, वैल्यू, ये रहा यूनिट, प्राइस और उसके बाद वैल्यू। शुरू है, चलिए सबसे पहले दे रखा है 2 तारीख को हमने क्या किया, परचेज। तो 2 तारीख को सामान खरीदा है तो रिसिप्ट के अंदर आएगा कितनी यूनिट सामान खरीदा है, हमने 2000 यूनिट खरीदी है 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 2000 यूनिट खरीदी है 10 रुपए के हिसाब से, यानी टोटल सामान खरीदा है 20,000 रुपए का। तो टोटल क्या हो गया, 2000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से टोटल सामान हो गया हमारे पास 20,000 रुपए का। सिंपल, बढ़िया, पहली एंट्री आपने खत्म कर दी, बहुत अच्छे, मुबारक हो, बधाइयां। ठीक है भाई, चलिए दूसरी एंट्री कर दिया, फिर से सामान खरीद रहे हैं 300 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से। तो फिर से सामान खरीदा तो 30 मतलब कौन सी तारीख को, 6 तारीख को, सॉरी। तो 6 तारीख को सामान खरीदा आपने कितनी यूनिट, 300 यूनिट, कितने रुपए के हिसाब से, 12 के हिसाब से, तो गया 36 3600 रुपए। ठीक है भाई, तो आपने क्या करा, टोटल सामान देखो। अब यहाँ पे बैलेंस में थोड़ी गड़बड़ है। बैलेंस में आपको जो प्राइस लेके चलना है वो एवरेज लेके चलना है, तो एवरेज प्राइस के हिसाब से देखिए आंसर। एवरेज क्या करना है, अभी प्राइस का नहीं निकालना, अभी खाली वैल्यू निकालनी है। पर तो 2000 का सामान पहले था आपके पास, 2000 यूनिट पहले थे आपके पास, 300 यूनिट फिर आ गई आपके पास, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई, 2300 भैया। हाँ जी, 2300 यूनिट हो गई आपके पास। समझ में, प्राइस कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंस नहीं रखता है यहाँ पे। प्राइस केवल तब कैलकुलेट करना है जब आप सामान को इशू करने जाओगे। जब क्या करने जाओगे, इशू करने जाओगे, तब हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे, वरना प्राइस कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं। आपको क्या निकालना है, खाली यूनिट और वैल्यू, यानी जो भी टोटल कॉस्ट बनती है उसकी वो। चलिए, तो 20,000 का सामान आपने पहले खरीद रखा था, आपने सामान कितने और खरीदा, 3,600 का, तो टोटल सामान कितने का हो गया, ये हो गया 23,600 रुपए का। समझ गया, आप चाहो तो वैसे एवरेज कर सकते हो, लेकिन मत करो, सबसे बेस्ट रहता है भाई। समझ में, ठीक, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में भी, और बुकों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो करते हैं अगला। नोवी एंट्री क्या रहा है, हम सेल कर रहे हैं कितनी यूनिट, 1200 यूनिट। चलिए जी, 9 तारीख को हम सेल कर रहे हैं 1200 यूनिट। अब 1200 यूनिट कर रहे हैं भैया, प्राइस क्या लेके चले, तो प्राइस क्या मैंने बताया आपको, क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। तो पहले प्राइस देखो कितना था, पहली
जब क्वांटिटी खरीदी 10, दूसरी बार क्वांटिटी खरीदी तब कितना प्राइस था 12, तो उसका एवरेज कितना आएगा, तो इसका एवरेज आ गया भाई 10 जमा में 12 बटे में 2, जो कि कितना हो गया 10 और 12 ये हो गया भाई 22, 22 बटे में 2 कितना हो गया, ये हो गया 11। तो आपका एवरेज कितना आ गया 11। तो हम 11 के हिसाब से क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो 11 के हिसाब से हमने 1200 क्वांटिटी इशू कर दी। तो कितने का सामान इशू कर दिया भाई, 1200 क्वांटिटी है ना, 1200 मल्टीप्लाई बाय 11 के हिसाब से, तो सामान इशू कर दिया भाई 13,200 रुपए का। तो 13,200 रुपए का हमने सामान इशू कर दिया। सिंपल। अब देखिए ध्यान से, 2300 क्वांटिटी हमारे पास पहले पड़ी थी। कितनी क्वांटिटी पड़ी थी 2300, उसमें से हमने कितनी क्वांटिटी इशू कर दी 1200 क्वांटिटी इशू कर दी। तो माइनस कर देंगे इसमें से 1200 क्वांटिटी, तो हमारे पास अभी भी कितने सामान पड़ा होगा, हमारे पास पड़ा होगा 1100 रुपए का सामान, मतलब 1100 यूनिट पड़ी होंगी क्वांटिटी में। सिंपल। चलिए अब वो जो सामान था हमारे पास पहले कितने का था, वो जो सामान था 2300 क्वांटिटी वो थी 23,600 रुपए की। हमने कितने का सामान बेच दिया, हमने 13,200 रुपए का सामान बेच दिया। तो 23,600 में से जब हम 13,200 रुपए का सामान बेच देंगे तो फिर भाई कितने का सामान बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 10,400 रुपए का सामान। सिंपल भाई, 10,400 रुपए का सामान बचेगा, ये उसकी होगी कॉस्ट। बढ़िया भाई, मुबारक हो, आपने ये वाली एंट्री भी कर दी। अगली एंट्री आती है भाई 10 तारीख की। तो 10 तारीख को क्या हुआ, हमने परचेज किया है 200 यूनिट, परचेज किया 200 यूनिट। चलिए परचेज किया 200 यूनिट, कितने के हिसाब से 14 रुपए के हिसाब से। बढ़िया, परफेक्ट। तो 14 × 28, ठीक है भाई, बढ़िया। तो 200 यूनिट खरीद लिया सामान। अब देखिए 1100 यूनिट पहले था आपके पास सामान, 200 यूनिट और खरीद लिया आपने, तो टोटल सामान कितने का हो गया 1300 यूनिट। सिंपल। अब देखिए 10,400 का सामान आपके पास पहले से पड़ा था, आपने 2,800 रुपए का सामान और खरीद लिया, तो टोटल कितने का सामान हो गया आपके पास 13,200 रुपए का सामान आपके पास हो गया। 10,400 का पहले था, 2,800 का और खरीद लिया, तो 13,200 रुपए का सामान आपके पास टोटल हो गया। सिंपल, ये आपका आ गया। अगली एंट्री क्या रहा है, 11 तारीख को हमने सेल करी है। 11 तारीख को क्या करी है, सेल करी है। कितनी यूनिट बेची है भैया, 1000 यूनिट बेची है। तो 1000 यूनिट बेची है तो सेल में इशू में जाएगा 1000 यूनिट। अब भैया प्राइस क्या लेके चले, फिर से एवरेज निकालना पड़ेगा, लेकिन इस बार अब हमको 3 प्राइस दे रखे ना, तो मैक्सिमम 3 प्राइस का एवरेज निकालते हैं, सॉरी मैक्सिमम 3 प्राइस का एवरेज निकालते हैं, उससे ज्यादा प्राइस का एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है भाई। चलिए तो कितना प्राइस था, पहले 10 प्राइस था, फिर था 12 रुपए प्राइस, फिर था 14 रुपए प्राइस। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो कितना हो गया 36 बटे में 3 यानी कितना आ गया 12 रुपए एवरेज आ गया। तो 12 रुपए यहाँ पे आ जाएगा एवरेज, कि हम 12 रुपए के भाव में बेचेंगे उसे। तो 12 मल्टीप्लाई में 1000 कितना हो गया 12,000। हमने कितने का सामान बेचा, 12,000 का सामान बेच दिया। तो सुनिए 13,200 में से 12,000 का सामान हमने बेच दिया, तो सामान बचेगा कितने का, तो भैया सामान बचेगा 1,200 रुपए का। सिंपल, बहुत अच्छे। और क्वांटिटी 1300 क्वांटिटी में से मैंने 1,000 क्वांटिटी बेच दी, तो कितनी क्वांटिटी बची भैया 300 क्वांटिटी बच गई। बहुत अच्छे, ऐसे ही करना है बस, खाली इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 22 तारीख की एंट्री, परचेज किया आपने 300 यूनिट, बहुत अच्छे 300 यूनिट परचेज करिए। क्या भाव था भैया 11 रुपए का भाव था, तो 11 गुणा में 3 कितना हो गया 33 और 00। सिंपल, 3,300 क्वांटिटी आपने और खरीदी, 300 पहले क्वांटिटी पड़ी थी, 300 क्वांटिटी और खरीदी, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 600। परफेक्ट। 1200 क्वांटिटी देखो पहले पड़ी थी, कितनी क्वांटिटी मतलब 1200 रुपए का सामान पहले पड़ा था, आपने सामान कितने का और खरीद लिया, तो 3,300 का सामान और खरीद लिया। तो 1200 जमा में 3,300, टोटल सामान कितने हो गया 4,500 रुपए का। तो 4,500 रुपए का आपके पास सामान पड़ा हुआ है। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। फिर आपने फिर सेल कर दिया, कितनी यूनिट 200 यूनिट बेची। चलिए जी सेल की एंट्री कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा और नीचे बस, लास्ट एंट्री है। तो सेल की एंट्री कौन सी तारीख को 31 तारीख को, 31। ठीक है भाई। तो 200 क्वांटिटी हमने फिर बेची है। अब क्या भाव लिया जाए, अब देखिए अब एवरेज चारों को बार बार एवरेज नहीं करेंगे, जो लास्ट के 3 प्राइस होते हैं उन्हीं का एवरेज किया जाता है मैक्सिमम। तो लास्ट के 3 प्राइस कौन से हैं 11, 14 और 12। चलिए 12 जमा में 14 जमा में 11, बस इनका एवरेज कर लो, डिवाइड बाय 3। एक बार कर लेता हूँ, 12 जमा में 14 जमा में 11, तो मेरा टोटल आ गया भाई 37, और इसको 3 से डिवाइड करना है, यानी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 12.3 बार, यानी मैं कितने में बेचा 12.3 बार में बेचा सामान अपना। और वो भी कितनी क्वांटिटी बेची है 200 क्वांटिटी बेची है। तो 200 क्वांटिटी अगर 12.3 बार में बेचूंगा तो मेरे पास बचेगा कितने का सामान बिका, मैंने बेचा 2466.6 बार, इतने का सामान मैंने बेच दिया। यानी कि मेरे पास जो सामान बचा वो कितने का बचा, देखो 600 में से मैंने 200 यूनिट बेच दी, तो यूनिट कितनी बची 400। 4,500 में से मैंने कितने का सामान बेच दिया, मैंने 2,600 का सामान बेच दिया, 2,466 का। 4,500 माइनस में 2,467 कर लेते हैं ना एक बार। चलिए तो 4,500 माइनस में 2,467, चलिए तो आ गया 2,033। तो 2,033 का सामान मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। सिंपल से इसको 67 बना देते हैं, राउंड ऑफ करके। ठीक है सर। चलिए तो अगर आपसे पूछे कोई क्लोजिंग यूनिट कितनी आई है, तो ये है क्लोजिंग यूनिट, यानी हमारे पास कितनी यूनिट सामान पड़ा हुआ है 400 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछता है आपको, तो ये बोलता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई, ये क्या है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
और अगर आपसे पूछे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो इसको टोटल करके निकाल लोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि कितना आ गया 132, ठीक है भाई, प्लस में 12,000 और प्लस में 2467, तो टोटल आ गया आपका इन तीनों टोटल कितना आ गया 27667। ये क्या आ गया आपका COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल सर, आई होप समझ में आ गया होगा, पक्की बात, बहुत अच्छे। जिसको नोट करना है नोट करिए भाई फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए समझ आ रहा है ना भाई, अच्छा है ना, बहुत अच्छे। अब बस लास्ट मेथड रह गया आपका, कौन सा, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसको फटाफट से करते हैं और फिर आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा बार आता है, होता नहीं है ना भाई। चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, चलिए शुक्र है, बढ़िया। तो अगर आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज करते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करके नोट्स परचेज कर लेना, सिंपल से। हाँ जी, बस चलते, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो मैं जो नोट्स है वो इस राइटिंग में बनाता ही नहीं सर, वो कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स होते हैं, आप आराम से परचेज करोगे, सिंपल सा टॉपिक होगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नोट्स उनके लिए नहीं है सर कि आप पूरा साल, अगर जैसे 2-3 महीना है आपके पास तो आप तैयारी करो, वीडियो पढ़ के आराम से खुद के नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स उनके लिए है जिनके पास तैयार करने के लिए इतना टाइम है ही नहीं, आपके पास 1 महीना रहेगा, 15 दिन रहेगा, तो फिर आप आराम से नोट्स परचेज करके फटाफट से पढ़ सकते हो, कि पूरी 400 पेज की बुक, 500 पेज की बुक आपको पढ़ने से अच्छा 50-60 पेज के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ी सी मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, तो इसलिए प्राइस भी थोड़ा सा रखा जाता है भाई, 150 से 200 रुपए में मिल रहा है प्राइस, ठीक है। आप एक बार जाके कॉन्टैक्ट करोगे तो फिर प्राइस के बाद सस्ते में मिल जाए आपको, डिस्काउंट भी चल रहा होता है हमारे पास कई बार, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा उस टाइम पे, ठीक है सर, बढ़िया। यही नंबर दे रखा आपको 8059, बस कोशिश करना है कि आप कॉल ना करो, कॉल करने में कभी आप बिजी मिलोगे, कभी हम बिजी मिलेंगे, तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप व्हाट्सएप करो ना, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं भाई वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड करना कैसे, बहुत सिंपल सर, वही जैसे आप पहले करते थे, सबसे पहले डेट, उसके बाद क्या आएगा आपका रिसिप्ट्स, ठीक है भाई, उसके बाद आपका आएगा इशू। भाई फॉर्मेट ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं बनाना, मैं थक गया हूँ, ठीक है, बनाते बनाते, ठीक है, अपने आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आता है यूनिट, रुपीज, और उसके बाद वैल्यू, ठीक है सर, यूनिट, रुपीज और वैल्यू, यूनिट, रुपीज और वैल्यू। चलिए शुक्र है। तो फिलहाल क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड का यूज करना है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 2 तारीख को हम परचेज कर रहे हैं 2000 यूनिट 10 रुपए के भाव में। चलिए 2 तारीख को हमने क्या किया, परचेज किया 2000 यूनिट 10 रुपए के भाव में, यानी टोटल सामान कितने का खरीदा हमने, 20,000 का, परफेक्ट। तो बैलेंस में कितना आएगा कि हमने 2000 यूनिट ले रखी है 10 रुपए वाली 2000 के भाव में, मतलब 20,000 का सामान, सिंपल से वो बारह को पहली एंट्री खत्म। दूसरी एंट्री मतलब 6 तारीख की, 6 तारीख को क्या हुआ देखिए, हमने परचेज किया 300 यूनिट, बढ़िया, तो 300 यूनिट और खरीदी, कितने के भाव में, 12 के भाव में, यानी कितना 3600 का सामान हमने खरीदा, तो टोटल देखो कितना हो गया, समझिए यहां पे समझना है आपको, 2000 यूनिट हमारे पास पहले थी, हमने 300 यूनिट और परचेज कर ली, तो टोटल यूनिट हमारे पास कितनी होगी, हमारे पास होगी 2300 यूनिट भैया। 2000 यूनिट पे मैंने टोटल खर्चा कितना कर रखा था, 20,000 का, और 300 यूनिट पे मैंने टोटल खर्चा किया 3600 का, तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 20,000 और 3600, यानी कितना हो गया 23,600 का, सिंपल। अब सोचिए मेरे पास जो है तो 2300 यूनिट है, यानी 2300 यूनिट है मेरे पास, ठीक है, जिसकी कॉस्ट जो पड़ रही है टोटल कॉस्ट वो है 23,600 रुपए, यानी कि प्राइस क्या पड़ेगा, कैसे निकालेंगे प्राइस, बस डिवाइड करके, तो 23,600 को डिवाइड कर देना है किससे, 2300 से, 2300 से, तो आपका आंसर आ गया भाई 10.26, क्या आ गया 10.26, सिंपल से, बहुत अच्छा, परफेक्ट, समझ में आ गया, बिल्कुल। अब पूरा क्वेश्चन ऐसे करना है, आगे चले, कह रहा है 9 तारीख को हमने सेल करी है 1200 यूनिट, चलिए तो 1200 यूनिट हम बेच रहे हैं, ठीक है, प्राइस दिया नहीं, प्राइस कौन सा लेके चले, जो लास्ट एवरेज प्राइस था ना, वेटेड एवरेज प्राइस, वही प्राइस लेके चल रहा हूं मैं, तो कितना हो गया 10.26 प्राइस लेके चल रहा हूं, तो मैंने कितना सामान बेचा, ये हो गया 1200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10.26, ठीक है, तो मैंने सामान बेच दिया 12312 का, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, इतने सामान मैंने बेच दिया। अब खुद सोचिए 2300 यूनिट में से 1200 यूनिट जब चली जाएंगी तो कितनी यूनिट बचेगी भैया, 1100 यूनिट बचेंगी, सिंपल। 23,600 का सामान था मेरे पास, कितने का सामान था 23,600 का, उसमें से मैंने कितने का सामान बेच दिया 12,312 का सामान बेच दिया, तो 12,312 का सामान अगर आपने बेच दिया
23,600 माइनस में 12,312 का सामान मैंने बेच दिया, तो कितने का सामान बच गया? ये बच गया 11,288 रुपए का, यानी 11,288 का सामान बच गया। सिंपल से। अब इसको अगर डिवाइड करके निकाल लेंगे, जो प्राइस था वो कितना आएगा? प्राइस वही आएगा भाई जो इसका था ना, इशू प्राइस वही। परचेज जब करते हैं तब प्राइस चेंज होता है, वरना वही प्राइस रह जाता है। निकाल लेता हूँ भाई, फिर भी तब भी आपका सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम है, परफेक्ट सेम। तो कितना हो गया? 10.26। सिंपल से, बहुत अच्छा, आपने कर लिया एक और एंट्री। समझिए अगली एंट्री क्या है? 10 तारीख को आपने परचेज किया है। हाँ जी परचेज किया है। कितनी यूनिट परचेज करी है? 200 यूनिट परचेज करी है। किस भाव में? 14 रुपए के भाव में, यानी टोटल सामान कितने का खरीदा? 14,28, यानी 2,800 रुपए का सामान खरीदा। सिंपल। आपके पास ऑलरेडी यूनिट पड़ी थी 1100 रुपए की, मतलब 1100 यूनिट पड़ी थी, 200 यूनिट आपने और खरीद ली, तो आपके पास यूनिट कितनी हो गई? 1,300। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो यूनिट पड़ी थी पहले से बैलेंस, उसकी कॉस्टिंग यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? तो वो थी 11,288। सिंपल। और आपने सामान जो खरीदा उसकी कॉस्ट और कितनी पड़ गई? 2,800 से कॉस्ट और बढ़ गई, यानी टोटल सामान आपके पास कितने का हो गया? आपके पास टोटल सामान हो गया भाई, देखिए ना, ये हो गया आपके पास 14,088 रुपए का। सिंपल। चलिए अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं 1300 से डिवाइड करके, तो 1300 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया भाई 10.84 मान लेते हैं भाई, क्योंकि आगे बड़ी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया एवरेज, वेटेड एवरेज प्राइस। सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। 10 तारीख हो गई। 11 तारीख को क्या किया हमने? सेल किया। हाँ जी सेल किया। कितनी यूनिट? 1000 यूनिट। तो हमने 1000 यूनिट बेची है 11 तारीख को, और किस भाव में? वही जो लास्ट प्राइस था उस भाव में, तो 10.84 के भाव में हम बेचेंगे। तो ये हो जाएगा भाई कितना? ये हो गया 1084, और कितनी जीरो थी? 3 जीरो ना। हाँ जी, तो 10,840 का हमने सामान बेच दिया। सिंपल। अब जो यूनिट बची है जो, वो कितनी बची होंगी? तो हमारे पास 300 यूनिट बची होंगी। कितने के भाव में? 10.84 में। तो 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10.84, तो आपके पास टोटल सामान पड़ा है 3252 का। ओ सॉरी, ऐसे नहीं निकालना सर, ऐसे हाँ, मतलब कैसे भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी। यही वही आएगा, मतलब 10.84, लेकिन बेस्ट रहेगा जब आप ऐसे निकालो कोस्ट के तरीके से। 14,088 का सामान पहले था आपके पास, 14,088 का डिवाइड, उसमें प्लस कर देंगे 2008 को। कितने का सामान बेचा हमने? सॉरी माइनस करना है फिर तो। 14,088 में से कितना माइनस करना है? 10,840 आपने सामान बेचा है इस प्रकार के। तो आपके पास सामान बचा 3248 का। सिंपल से। और इसको डिवाइड करेंगे 300 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा आपकी 10.84। हाँ मतलब वही है लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। आगे चलते हैं भाई। तो 11 हो गया। 11 के बाद आ गई भाई 22 तारीख। कौन सी तारीख? 22 तारीख। तो 22 तारीख को क्या हुआ? 22 तारीख को हमने परचेज किया 300 यूनिट। तो 22 तारीख को परचेज करिए 300 यूनिट। तो कहाँ गया परचेज? परचेज यहीं पे। तो हमने कितनी यूनिट खरीदी है? 300। और किस भाव में? 11 के भाव में। तो हो गया 3300 का सामान। सिंपल। अब समझिए 300 यूनिट पहले थी, 300 यूनिट और खरीदी, टोटल यूनिट कितनी हो गई? 600। 3,248 का सामान पहले था, 3,300 का सामान अब खरीद दिया, यानी कि 3248 का सामान पहले था, आपने सामान और खरीदा 3,300 का। तो टोटल सामान कितने का हो गया? ये हो गया 6548 का सामान। और अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे? 600 से, तो आपको उसका प्राइस भी पता चल जाएगा, जो कि आया 10.91। सिंपल। चलिए अभी ये आ चुका है 22 तारीख की एंट्री। अब लास्ट एंट्री रह गई कौन सी? 31 तारीख की। तो 31 को क्या हुआ? हमने सेल किया 200 यूनिट। 200 यूनिट सेल करिए। कितने के भाव में? 10.91 के भाव में। कितने का सामान हो गया? देख लेते हैं एक बार। तो 10.91 मल्टीप्लाई बाय 200 यूनिट, तो ये हो गया 2182। सिंपल। चलिए तो अब कितने का सामान बच गया? 600 में से 200 यूनिट चली गई, बची 400 यूनिट। कितने की थी पहले? वो थी 6,548 रुपए की। उसमें से आपने कितने का सामान बेच दिया? 2182 का सामान आपने बेच दिया। चलिए अब जो सामान बचा वो कितने का बचा? 4366 का। सिंपल से। इसको बोलते हैं क्लोजिंग यूनिट। क्लोजिंग यूनिट, इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर। और इन सबको टोटल करेंगे तो क्या आएगा? COGS। सिंपल सर। चलिए तो इसमें बस आपको ये करना है कि आपको COGS खुद निकालना है, और जो भी आपका आंसर आता है वो नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है सर, क्योंकि आराम से बस खाली टोटल ही करना है उसके अंदर। बस यहाँ पे जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो एग्जाम में पूछते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का जो प्राइस है वो बताइए। तो प्राइस कैसे निकालेंगे? बस इसको डिवाइड कर देना है किससे? 400 से। तो 400 डिवाइड कर देंगे तो हो गया 10.91। ठीक है भाई, पक्की बात? बहुत अच्छे, परफेक्ट। तो सर बस खत्म, इतना बस यही था भाई। सिंपल सर, समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं सर। बस लास्ट टॉपिक रह गया थोड़ा सा थ्योरी का कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है सर। चलिए कंसेप्ट क्या कहता है, मतलब छठी कोस्ट क्या है? छठी कोस्ट कहती है पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। कौन सा मेथड है?
पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। बिल्कुल सेम वही मेथड है जो हमने सिंपल एवरेज मेथड किया ना, वो सिंपल एवरेज मेथड है। बस यहाँ पे जो था सिंपल एवरेज मेथड में जब भी ट्रांजेक्शन हुआ, जब भी हमारे पास सामान आया हम रिकॉर्ड कर देते हैं, जब भी हमने सामान इशू किया हम रिकॉर्ड कर देते थे। ये है पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड में क्या होता है, पूरे महीने में या फिर पूरे वीक में एक बार ही कैलकुलेशन करी जाएगी पूरे सामान की, पूरे स्टॉक्स की। ऐसे नहीं कि जब सामान आ रहा है आप तभी लिखियो, मतलब कि परपेचुअल मेथड नहीं है कि जब आप रिकॉर्ड कर, मतलब जब सामान आए रिकॉर्ड कर दो, जब सामान जा रहा है तब रिकॉर्ड करो, हर टाइम टू टाइम अपडेट रहता है वो सामान। लेकिन यहाँ पे क्या है, पीरियोडिकल मेथड, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज मेथड, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। क्या कहता है, ये कहता है कि ना पूरे साल में या फिर पूरे वीक में, पूरे महीने में जो भी ट्रांजेक्शन हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप बस खाली क्लोजिंग स्टॉक निकालो, एक बार में एक दिन में कैसे निकालते हैं उसकी वैल्यूएशन। और यहाँ पे जो प्राइस लिया जाता है कौन सा लिया जाता है, वही सिंपल एवरेज प्राइस के हिसाब से। दूसरा रूप है किसका, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का। सिंपल से बहुत अच्छे, बस इतना सा कंसेप्ट है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये वाला टॉपिक। इसके एडवांटेज क्या है, इस मेथड के एडवांटेज सिंपल होता है, सिंपल ऑपरेट करने के लिए इट अवेलेबल नहीं, इट अवॉइड कैलकुलेशन। ये जो मेथड है वो कैलकुलेशन अवॉइड करता है। जैसे इस मेथड में देख रहे हो कितनी सारी कैलकुलेशन है, आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ रहा है, लेकिन ये जो है ये मेथड कैलकुलेशन को अवॉइड करता है। अगर बाहर से आवाज आ रही है तो उसके लिए सर मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, पूरे तरीके से। ये रोड मेरे बस की नहीं है ना, मेरे बाप की नहीं है रोड, तो इस वजह से होता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल मतलब सिंपल टू ऑपरेट, इट अवॉइड कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन को अवॉइड करता है और सिंपल होता है, मतलब कि क्या होता है यूज करने के लिए मेथड, क्योंकि यहाँ पे खाली प्राइस का लेना होता है, यहाँ पे वेटेड मेथड का यूज नहीं करते, वेट नहीं निकालना होता। तो मतलब ऑफ इशू प्राइस आफ्टर एवरेज रिसिप्ट, ठीक है भाई, ये ऑपरेट करने में आसान होता है। क्यों, क्योंकि ये केवल प्राइस को लेता है, क्वांटिटी को नहीं लेता। सिंपल, आगे चलते हैं। यूजफुल टू बी एम्प्लॉयड इन कोस्टिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो यूजफुल होता है वो कहाँ पे होता है, कोस्टिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस में, यानी कि जब कोस्टिंग की जरूरत होती है, लगातार कोस्टिंग की जरूरत होती है, जब सामान आता जाता रहता है, तब वहां पे आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये वाला परपेचुअल जो मेथड है वो यूज नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा आपका क्लरिकल बढ़ जाएगा ना भाई, रोज आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रोज आपको बेचना पड़ेगा सामान। जब आपके पास मतलब सामान ज्यादा क्वांटिटी में आता है, ज्यादा क्वांटिटी में आता है, तो आपको एवरेज प्राइस चाहिए बस खाली। एवरेज प्राइस कौन सा निकाला जाएगा, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज मेथड यूज किया जाता है, मतलब कि लगातार कंटिन्यूअसली परपेचुअल मेथड यूज नहीं किया जाता। सिंपल से श्योर थे भाई। आगे चलते हैं, बात करते हैं डिसएडवांटेज की। इस मेथड की डिसएडवांटेज क्या है, दिक्कतें क्या है परपेचुअल मेथड की, सॉरी पीरियोडिकल मेथड की। तो दिक्कतें क्या है, पहला कैन नॉट बी अप्लाइड इन जॉब इंडस्ट्रीज। जो जॉब इंडस्ट्रीज है वहां पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जॉब इंडस्ट्रीज भी क्या होता है, हर एक यूनिट जो होता है, हर एक इंसान जो होता है वो अपनी स्पेसिफिक नीश रखता है, या फिर हर एक इंसान जो है ना उसके अंदर कोई क्वालिटीज होती है अपनी, समझ में। तो इसी वजह से क्वालिटीज को देख के किसी का प्राइस ज्यादा रखा जाता है, किसी का प्राइस कम रखा जाता है। तो सबको एवरेज प्राइस नहीं मान के कर सकते। जैसे यहाँ पे ना सिंपल प्राइस ले लिया क्वांटिटी का, सबका प्राइस सेम मान लिया, अपने एवरेज निकाल लिया। लेकिन जॉब में क्या होता है, सबकी सैलरी अलग होती है, सबकी क्वालिटीज अलग होती है, सबकी स्किल्स अलग होती है, इसलिए आप एवरेज नहीं कर सकते उनका, आपको हर किसी के हिसाब से प्राइस देने पड़ते हैं उन्हें। इसलिए जॉब इंडस्ट्रीज में काम नहीं करता ये वाला मेथड। अगला अनसाइंटिफिक होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल जो वैल्यूएशन है वो प्राइस के हिसाब से निकाली जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं अनसाइंटिफिक। इसकी जगह हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड, जहां पे वेट के हिसाब से भी यानी क्वांटिटीज के हिसाब से भी क्या निकाला जाता है, कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है। सिंपल से बहुत अच्छे। यहाँ पे खत्म होता है आपका आधा चैप्टर, बल्कि मैं बताता हूँ तो आधे से ज्यादा चैप्टर आपने कवर कर लिया। जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी इस चैप्टर की वो ये वाली है। इसके बाद जो है वीडियो वो खाली नाम की, आपको कंसेप्ट खाली समझने हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में। हाँ, लेकिन अगर उसके अंदर भी कंसेप्ट ऐसे हैं कि आपको आगे चल के हेल्प करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, समझ में भाई, बढ़िया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपको पहले से कर रखा है तो सिर्फ बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। ये छोटे से नाखून दिख रहे हैं ना, इस नाखूनों से भी थैंक यू आपको, ये बालों से भी थैंक यू, मैं आपको भी थैंक यू। तो अगर आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं यार, कोई आफत नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अरे जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। बस आपकी मदद हो रही है उतना मैं खुश हूँ, आराम से कर दियो बाद में जब आपको मन करे, ऐसा करने लग रहे होगे जैसी आपकी मर्जी, ठीक है भाई। तो आज के बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। वेट एक सेकंड भाई, सुनिए ध्यान से। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे लिए तो है ही बेनिफिशियल। सिंपल सर। तो आज के बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। जिसने नोट करना भाई नोट कर लियो फटाफट, कदे बोल लो फिर मिलते हैं भाई, नोट नहीं करने देते तुम। और भाई हाँ, अगर किसी को क्वालिटी अच्छी लगे, मतलब क्वालिटी कम लग रही है तो जूम कर लेना आराम से, जूम का फीचर दे रखा है यूट्यूब ने हमारे कहने पे, ठीक है सर। चलिए बाय बाय।